सुनील ब्लास्ट के ऑफिस पहुंचा। फ्रैंकी मुगल बाग में ही उससे अलग हो गया था। रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर रेणु ने अपलक उसकी तरफ देखा। हेलो सनशाइन, वो मधुर स्वर में बोला। सिर्फ एक सवाल, रेणु बोली। तुम्हारे केबिन में जो औरत बैठी है वो तुम्हारी माँ है, बुआ है, मौसी है, सास है या बीवी है? बीवी? बीवी भी? खोटी अकल का क्या पता लगता है। लेकिन बीवी? इतनी उम्रदराज औरत बीवी? नोट पुराना हो तो उसकी कीमत घट जाती है। अच्छा, तो अब ये उम्मीदें हैं तुम्हें मेरे से? मर्द की खोटी अकल से मत कब मारी जाए कुछ पता लगता है। अरे वो शादीशुदा औरत है और एक नौजवान लड़की की माँ है। आहा, तो असलियत मुंह पर आ ही गई। कैसी असलियत? लड़की की फिराक में हो इसलिए माँ को मस्का मार रहे हो। पागल हुई है। देखी लड़की? हाँ। कैसी है? अच्छी है। खूबसूरत है? जवान है? हाँ। मेरे से ज्यादा। क्या खाकर होगी? तुम उसके क्या हो? कुछ नहीं। तुम उसके यार नहीं? नहीं। दावेदार नहीं? नहीं। उससे मिलने को तुम्हारा जिया बेकरार नहीं? नहीं। फिर तो जीता रहे जवान दी मुझ। सुनील वहां से हटा और अपने केबिन की ओर बढ़ा। गलियारे में उसे अर्जुन दिखाई दिया। नमस्ते गुरुजी, वो बोला। कहाँ था? कब? सुबह? यहीं था। 10 बजे? तब तो नहीं था, मैं 10:30 बजे आया था। वो क्या है कि रात को, वजह छोड़, मुझे टाइम का तोड़ा है। अभी मेरे से कोई मिलने आया हुआ है। उसके रुखसत होते ही मेरे पास आ जाना। कहाँ? मेरे केबिन में। और कहाँ? ठीक है, जो आज्ञा शिरोधार्य। सुनील अपने केबिन में पहुंचा। सोफिया वहां एक विजिटर चेयर पर गोद में हाथ रखे खामोशी से बैठी हुई थी। सॉरी, सुनील उसके सामने बैठता हुआ बोला। आई गॉट लेट। नेवर माइंड, मैं आपके लिए कॉफी मंगाता हूँ। नो, आई जस्ट हैड इट। अच्छा, दैट यंग लेडी जो उधर रिसेप्शन पर हो ना सकता, मंगाया मेरे वास्ते कॉफी। ओह, नाइस गर्ल, मे गॉड ब्लेस हर। बोला, एनी फ्रेंड ऑफ सुनील एनी फ्रेंड ऑफ सुनील वाज अ फ्रेंड ऑफ हर्स। अच्छा, ऐसा बोली वो? यस, वेरी नाइस, वेरी रिस्पॉन्सिबल यंग गर्ल। आई विश मेरा अलीशा ऐसा हो ना सकता। उसकी कोई खबर लगी? अभी नहीं, बट लगेगा। कोस्टेलो ढूंढता है। उससे मुलाकात हुई आपकी? फोन पर बात किया इधर आकर? इत्तेफाक से अब जब आप खुद राजनगर में हैं। अब नहीं, हमेशा ही इधर है। क्या मतलब? उधर अब क्या रखा है? जो शख्स मेरे को उधर होना मांगता था, उसको तो गॉड ऑलमाइटी अपना पास बुलाया। अब मैं उधर क्या करना सकता? मैं इधर अपना रेस्टोरेंट चालू किया। कर भी लिया? हाँ। शाम को आना, ऐसा लॉबस्टर खिलाएंगा, ऐसा फेनी पिलाएंगा कि याद करेंगा। मैं कोशिश करूंगा। एंड एवरीथिंग विल बी ऑन द हाउस। ओह नो। Oh yes, please accept my invitation on the opening of my restaurant. Be personal guest of Sofia Donato this evening. Please बोलता है। Okay, I will have the honor. Thank you. And man, तुम कितना भी फ्रेंड्स लेके आना सकता, सब मेरा ऑनर्ड गेस्ट होएगा। थैंक यू। अब बोलो, पीछू उस स्लाइमी एडवोकेट का ऑफिस में क्या हो ना सकता? वही हुआ जो आपकी मौजूदगी में हुआ।
वो लोग फ्रैंकी का पीछा छोड़ेंगा या नहीं छोड़ेंगा? लगता है कि छोड़ देंगे। दैट्स गुड न्यूज़। नहीं छोड़ेंगे तो पछताएंगे। फ्रैंकी का उस फ्रॉड केस से पीछा छूटेगा? पीछा भी छूटेगा और बाकी का पैसा भी मिलेगा। दैट्स आस्किंग फॉर टू मच। जब होगा, ऐसा ही होगा। गॉड ब्लेस यू माई सन। वो उठ खड़ी हुई। अब मैं जा ना सकता। रेस्टोरेंट में बहुत काम। गुड बाय टिल इवनिंग। वो चली गई। अर्जुन ने केबिन में कदम रखा। उसे देखते ही सुनील ने उसकी तरफ कागज का एक पुर्जा बढ़ाया। ये क्या है? खुद देख। उस औरत का पता होगा जो अभी यहां से गई? क्यों? ये पता लगाने के लिए कि उसकी सबसे छोटी लड़की कितनी उम्र की है, देखने में कैसी लगती है और अभी किसी से फिट है या नहीं। सुनील ने कहर भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। ग्रेटेस्ट स्कैंडल स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड। अर्जुन ने तत्काल कागज पर से पढ़ा। किसी किताब का नाम जान पड़ता है? किताब का ही नाम है। आज करनी है। कहां से? कब्रिस्तान से। ही। गुरुजी, कब्रिस्तान में कहीं किताबें मिलती हैं? तो कहाँ मिलती हैं? किताबों की दुकानों में, लाइब्रेरियों में। शाबाश। अब जा और जाके ढूंढ। किताब मिल जाए तो फौरन मुझे मोबाइल पर फोन करना, वक्त कोई भी हो। भले ही रात के 12 बजे। भले ही मौत का नक्कारा बजे। धक्के खाने वाला काम है। शाम तो हो ही जाएगी। शाम को कहाँ होंगे आप? नौजवान को बैटरी होना चाहिए। बैटरी? एवर रेडी। नाउ मूव। भुनभुनाता सा अर्जुन रुखसत हुआ। सुनील ने फोन अपने करीब घसीट लिया और झेरी की पुलिस चौकी फोन किया। फोन खुद चौकी इंचार्ज इंचार्ज कृपा राम ने उठाया। नमस्ते कृपा राम जी। सुनील मक्खन में लिपटे स्वर में बोला। कैसे हैं? तुम कैसे हो सुनील बाबू? बढ़िया। तबीयत सुधर गई? हाँ। दोस्त की भी? हाँ। अब आइंदा खान पान पर खास निगाह रखना, वरना कोई फिर जहर सरका देगा। रखूंगा जनाब, जरूर रखूंगा। केस की क्या प्रोग्रेस है? कौन से केस की? अरे जनाब, महाजन के कत्ल वाले केस की। तफ्तीश जारी है। अभी कोई हल पकड़ में नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया। पोस्टमार्टम की क्या रिपोर्ट है? वो भी अभी नहीं आई।
आई सी। जब आएगी तो पहले हेडक्वार्टर में आएगी, क्योंकि लाश राजनगर भिजवाई गई थी। वहां से पता करना। ठीक है, मैं करूंगा। मिस्टर केडिया का क्या हाल है? कैसा हाल? वो पुलिस की हिरासत में है? खामखा? पूछताछ के लिए? हो चुकी है पूछताछ। उन पर कत्ल का शक नहीं है? कैसे होगा? उस बेचारे ने तो दोस्त की जान बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। कुछ मालूम है कि अब मिस्टर केडिया कहाँ है? हाँ, मालूम है। उनको हिदायत थी कि वो जहां जाएं पीछे चौकी पर अपना मौजूदा पता छोड़ जाएं। इसलिए मालूम है। गुड। क्या है उनका मौजूदा पता? नॉर्थ शोर के इलाके में समुद्र के किनारे केडिया का एक पुश्तैनी मकान है। चौकी में वो यही कह के गया था कि वहीं सीधा जा रहा है। वहां का कोई अता पता? कृपाराम ने पता बताया। सुनील के रिसीवर रखते ही घंटी बजी। उसने रिसीवर फिर उठाया और कान से लगाया। मलिक साहब याद कर रहे हैं? रेणु की आवाज आई। गुड। उन्हें बोलना मैं भी उन्हें याद कर रहा हूं। मैं बोल भी दूंगी। खबरदार। एम्प्लॉयर का अदब करना सीखो बांकेलाल। सीख के क्या करूं? जाकर उसका हुक्का भरो, और क्या करूं? ठीक है, एम्प्लॉयर की सगी, ठीक है। उसने रिसीवर वापस क्रेडल पर रखा और उठ खड़ा हुआ। वो मलिक साहब के ऑफिस में पहुंचा। बैठो। मलिक साहब बोले। थैंक यू सर। मुझे महाजन के कत्ल की खबर लगी है। सुबह मैं खुद खबर करना चाहता था, लेकिन तब आप अभी ऑफिस नहीं पहुंचे थे। घर पर फोन किया होता। मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। वजह? मिस्टर महाजन आपके दोस्त थे। कत्ल मिस्टर केडिया का हुआ होता तो बात जुदा थी। मलिक साहब ने घूर कर उसे देखा। सुनील ने उनसे निगाह न मिलाई। क्या मैं ये समझूं कि कातिल का पता लगाने में तुम्हारी दिलचस्पी इसलिए नहीं होगी क्योंकि मकतूल मेरा दोस्त नहीं, मेरे दोस्त का दोस्त था? नो सर। यानी कि कुछ कर रहे हो? यस सर। क्या? इंतजार कर रहे हो पुलिस वालों के केस हल कर लेने का? अपनी भी कोशिश कर रहा हूं सर। कैसे? दफ्तर में बैठे बैठे? दफ्तर में 10 मिनट के लिए आया था सर। आपका बुलावा ना आया होता तो कहीं और ही होता। सो यू आर ऑन द जॉब? यस सर। निकाल लोगे कातिल का पता? उम्मीद तो है। कातिल होगा तो उन्हीं में से कोई जो कि उसके दुश्मन बने हुए थे। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कब कहा जा सकेगा? जब कहने का वक्त आएगा। क्या मतलब? हर काम ने अपने टाइम पर ही होना होता है। गाय को सांड दिखाने भर से बछड़ा थोड़े हो जाता है। कोई बात वाहियात जुबान बोले बिना नहीं कर सकते? सुनील खामोश रहा। ओके। पटाक्षेप के अंदाज से मलिक साहब बोले। डू योर बेस्ट। यस सर। एंड कीप मी इन्फॉर्म्ड। यस सर। अगला दृश्य। सुनील नॉर्थ शोर पहुंचा। जो पता कृपाराम ने वहां का बताया था उसे तलाश करने में उसे कोई दिक्कत ना हुई, क्योंकि राजनगर से 30 किलोमीटर बाहर स्थित रईसों का वो इलाका उसका खूब देखा भाला था। इमारत के पिछवाड़े में एक कंपाउंड था जिसके आगे समुद्र ठाठे मार रहा था। कंपाउंड में मनसुख केडिया मौजूद था, और सुनील के लिए सुखद आश्चर्य ये था कि वहां उसके साथ शाम की चाय का आनंद उठाते डॉक्टर पुनीत पाहवा और नर्स भावना सूद भी मौजूद थे। हेलो एवरीबॉडी। सुनील बोला। सुनील? केडिया के मुंह से निकला। आओ भाई। सुनील की डॉक्टर और नर्स के साथ भी हेलो हेलो हुई। यहां कैसे आन पहुंचे? केडिया ने सुनील से पूछा। यही देखने आया था, सुनील बोला, कि कोई चाय की प्याली मेरे लिए भी स्पेयर कर सकता था या नहीं। चाय अभी हाजिर होती है। सुनील को चाय सर्व हुई।
पता कैसे जाना यहाँ का? केडिया ने पूछा। चौकी इंचार्ज कृपाराम से जाना, लेकिन ये नहीं मालूम था कि यहाँ डॉक्टर साहब और उनकी एफटीवी जैसी नर्स भी मौजूद थी। कैसी? डॉक्टर बोला। फैशन टीवी जैसी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए भावना की तरफ देखा। पहले सुंदरबन में, भावना बोली, मेरी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दी थी। नकली रोशनी में ऐसा वैसा ही दिखाई देता है मुझे, सुनील बोला। ऊपर से तब तुम नर्स की यूनिफॉर्म में थी, इसलिए रूप के उस निखार पर, जो कि आज मुझे साड़ी में दिखाई दे रहा है, जैसे गिलाफ चढ़ा हुआ था। बातें बढ़िया करते हो। और मुझे आता ही क्या है। तो सीखो, सिर्फ बातों से कहाँ जिंदगी चलती है। सीखूंगा। कब? चांदनी दिवाली से अगले रोज। बातें वाकई बढ़िया करते हो। डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? बस यूं समझो कि केडिया साहब की मेहरबानी और भावना की ये जिद ले आई कि मुझे आराम की जरूरत थी। सख्त, भावना बोली। बाह में गोली ना भी लगी होती तो भी। सुनील को उसके स्वर से गहरा अनुराग झलकता मिला। बहुत मेहनत करते हैं डॉक्टर साहब, वो बोली। इतनी जितनी कि कोई डॉक्टर नहीं करता। मैं किसी को नाउम्मीद नहीं करता, डॉक्टर बोला। बड़प्पन है आपका, सुनील बोला। पेशेंट्स के लिए सेवा भाव मेरे खून में है। मेरे बाप दादा परदादा सब डॉक्टर थे। तभी तो। अब बांह कैसी है आपकी? ठीक है। बाएं हाथ से चाय पी रहे हैं, दिक्कत तो महसूस करते होंगे। टेम्पररी है दिक्कत, लापरवाही से बोला डॉक्टर। वैसे भावना का बस चले तो कब मेरे मुंह को लगाए। क्या हर्ज है? भावना बड़ी मधुर मुस्कान के साथ बोली। इस वक्त आपका दर्जा एक पेशेंट का है, और पेशेंट की कोई भी सर्विस करना नर्स का फर्ज होता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। तमाम नर्स तुम्हारे जैसी हो जाएं तो कोई फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम न ले। भावना होंठ दबाकर हंसी। तो यहां आप लोग तन्हाई का आनंद ले रहे हैं, सुनील बोला। यही समझ लो, डॉक्टर बोला। सुनील ने केडिया की तरफ देखा। रणजीत की मौत से मुझे बहुत धक्का लगा है, केडिया धीरे से बोला। इस दुनिया में करीबी ही एक ही करीबी था मेरा, वो भी बिछड़ गया। जाना तो हर किसी ने होता है, लेकिन रंजीत यूं रुखसत होगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दिल का मरीज था। दौरे से मर जाता तो उतना गम ना होता जितना कि अब हो रहा है। सुनील ने गहन संवेदनापूर्ण भाव से गर्दन हिलाई। कल उसका जन्मदिन था, सुनील सक पकाया। कभी मनाता नहीं था। हमेशा बोलता था एक और साल उम्र घट गई। जश्न कैसा, खुशी कैसी। बढ़िया तोहफा दिया किसी ने उसे जन्मदिन का। पहले जहर, फिर गोली। आना जाना एक ही दिन हो गया, भागे का। एकाएक उसने गर्दन फेर ली। सुनील को यूं लगा जैसे वो अपनी भर आई आंखें छुपाने की कोशिश कर रहा था। सुनील ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। सिगरेट लीजिए। केडिया ने सिगरेट लिया। डॉक्टर ने भी लिया। फिर भावना ने भी हाथ बढ़ा दिया। सुनील ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या है? वो बोली। कुछ नहीं, फैशन टीवी वाली बालाएं भी सिगरेट पीती हैं, लंबे कश लगाती हैं, नाक से धुआं निकालती हैं। सो देयर। सुनील ने एक सिगरेट खोद लिया और फिर चारों को लाइटर की लौ दिखाई। पुलिस ने? सुनील फिर केडिया से संबोधित हुआ। आपको तंग तो नहीं किया? मुझे क्या तंग करना था, केडिया बोला। क्या मुझे ही कातिल करार देने लगते? वो तो नहीं, लेकिन आदतन। कुछ नहीं हुआ, ठीक से पेश आए थे, हमदर्दी से। आपके ख्याल से ये करतूत किसकी होगी? करतूतें दो थी। किसकी बाबत पूछ रहे हो? दोनों की बाबत ही अपना अंदाजा बताइए। भाई, जहर वाला करतब तो, जिसके कि तुम और तुम्हारा दोस्त भी शिकार हुए, यकीनन उन लोगों में से ही किसी ने किया होगा, जो कि कोठी में मौजूद थे। गोली के बारे में कुछ कहना मुहाल है।
वो मामला विकट है और ना समझ में आने वाला है। हैरानी है कि किसी ने मरते आदमी को मारना ज़रूरी समझा। इसके 2 जवाब मुमकिन हैं। क्या? या तो गोली चलाने वाले को मालूम नहीं था कि महाजन साहब जहर से मर रहे थे, या उसे अंदेशा था कि अस्पताल पहुंचने पर वो बचा लिए जाने वाले थे। हो सकता है, लेकिन कौन होगा वो शख्स? क्या वही जिसने रंजीत के धोखे में कॉटेज पर डॉक्टर साहब पर गोली चलाई? वही होगा। इस बाबत डॉक्टर दबे स्वर में बोला, मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या? जब मेरे साथ वो वाकया हुआ, आम धारणा यही बनी हुई है कि भी थी किसी ने महाजन साहब भी थी, क्योंकि महाजन साहब के बेडरूम में जो शख्स कंबल ओढ़े लेटा उसे दिखाई देता, उसे महाजन समझ लेना उसके लिए स्वाभाविक होता। आम धारणा यही बनी हुई है कि किसी ने महाजन साहब सोचकर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सॉरी दोस्तों। ऊपर से अंधेरा था और ऊपर से उसके पास ये जानने का कोई साधन नहीं होगा कि महाजन साहब केडिया साहब के साथ वहां से जा चुके थे। आपको इस धारणा में नुक्स दिखाई देता है? डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। किसी को मालूम था कि मास्टर बेड पर महाजन साहब नहीं, आप थे? हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी ने जानबूझकर आप पर गोली चलाई, खास आपका पुलंदा बांधने की कोशिश की। क्या बांधने की कोशिश की? कत्ल करने की कोशिश की। आपका, जानबूझकर, डेलिबरेटली। मुझे ये संभावना दिखाई देती है। उद्देश्य? उद्देश्य क्या दिखाई देता है? डॉक्टर फिर हिचकिचाया। ओ कम ऑन सर, जब खाका खींच दिया तो अब उसमें रंग भरने में कैसा गुरेज? उद्देश्य, डॉक्टर बोला, मुझे एक ही दिखाई देता है। क्या? मेरा मुंह बंद करना। किस बाबत? सोचो। बतौर डॉक्टर आप कोई ऐसी बात जान गए थे जिसका जाहिर होना किसी को मंजूर ना था? हाँ। किस बाबत जान गए थे? कब जान गए थे? ओ माय गॉड, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि जहर से ताल्लुक रखते वाकयात में कोई भेद था? पहले में। पहले में? यानी कि उस वाकये में जिसका शिकार लीलावती और भूपेंद्र हुए थे? हाँ। क्या भेद था? डॉक्टर फिर हिचकिचाया। डॉक्टर साहब, सस्पेंस से मेरा पटड़ा हुआ जा रहा है। बराए मेहरबानी जल्दी बोलिए, क्या भेद था और वो क्यों कर उजागर हुआ? ऑल राइट, पहले सुनो क्यों कर उजागर हुआ। सुन रहा हूं, सिर्फ सुन ही रहा हूं, और सुनने के सिवाय कुछ नहीं कर रहा हूं। पॉइजनिंग की पहली वारदात के वक्त जब मैं भावना के बुलाए कोठी पर पहुंचा था, तो तब दोनों माँ बेटे के पेट में मुंह के रास्ते नलकी डालकर पेट में मौजूद सब कुछ पंप करके बाहर निकाला गया। पॉइजन का केस अटेंड करने का यही तरीका होता है। पहले पॉइजन का एंटीडोट दिया जाता है, फिर स्टमक को पंप कर दिया जाता है। आई अंडरस्टैंड, आप आगे बढ़िए। तब स्टमक से जो कुछ निकला था उसका एक हिस्सा मैंने लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए महफूज कर लिया था। उस एग्जामिनेशन की रिपोर्ट मुझे यहां आने से थोड़ी देर पहले ही मिली थी। क्या कहती थी वो रिपोर्ट? उन स्टमक कंटेंट्स में जहर नहीं था। क्या? आम धारणा थी कि मां बेटे आर्सेनिक खा गए थे, जो कि नमकदानी में था। लेकिन जो कुछ पंप करके उनके पेट से निकाला गया था उसमें आर्सेनिक के अवशेष नहीं थे। यानी कि मां बेटे का तड़पना फड़कना सब फर्जी था? नहीं, उन दोनों की जो खस्ता हालत मैंने देखी थी वो किसी ड्रामे की उपज नहीं थी। वो सच में खस्ता हाल थे। हाँ, भावना पुरजोर लहजे से बोली। मां की हालत से तो मुझे यूं लगा था जैसे वो मेरे सामने मर जाने वाली थी। तो सुनील चमत्कृत सा बोला, उनकी बद हालत क्यों हुई? एपिकोक्वाना मत नाम एक मिनट एपिकोक्वाना नामक मतली लाने वाली औषधि से हुई, डॉक्टर बोला, जो कि स्टमक कंटेंट्स में पाई गई थी।
एपिका कुआना? हाँ, ये औषधि जहर नहीं है, इसे खा के कोई मर नहीं सकता। लेकिन ये लक्षण ऐन ऐसे पैदा करती है जैसे कि कोई जहर से तड़पता मौत की कगार पर खड़ा हो। लेकिन नमकदानी में तो जहर था, इस बात की तस्दीक तो पुलिस ने भी की है। नमकदानी में था, माँ बेटे के पेट में नहीं था। एंड दैट इज अ प्रूवन ट्रुथ। जो कुछ मैं आपकी बात से समझा वो ये है कि ये दवा, जो कि जहर नहीं है, पेट में उत्पात मचाती है और खाने वाले की हालत मरने जैसी कर देती है। ठीक? ठीक। लेकिन मुझे बताया गया है कि माँ-बेटा गले में जलन, कलेजा फूकने और मुँह में लोहे का बुरादा भरा होने की शिकायत कर रहे थे। मांसपेशियों में जकड़न, पिंडलियों में अकड़न की भी शिकायत कर रहे थे। क्या वो सब भी वो मुश्किल नाम वाली औषधि खाने से होता है? नहीं। तो? इस बाबत मैंने बहुत खोद-खोद कर भावना से बात की थी और जो नतीजा मेरे सामने आया था, वो ये था कि ये लक्षण भावना ने सुझाए थे, जिसकी कि उन्होंने हामी भर दी थी। इसने क्यों सुझाए थे? क्योंकि वो दोनों ज़हर-ज़हर भेजे जा रहे थे और भावना जानती थी कि वो लक्षण आर्सेनिक के होते थे। लिहाजा जब इसने उनसे उन लक्षणों की बाबत पूछा, तो कहानी को और मजबूत बनाने के लिए माँ-बेटे ने फौरन उनकी तस्दीक कर दी। ओह! अब मुझे भी यही लगता है, भावना बोली, कि अगर मैं उन्हें मांसपेशियों में जकड़न, पिंडलियों में अकड़न वगैरह की बाबत प्रॉम्प्ट ना करती, तो वो कभी इस बाबत कुछ ना कहते। तो वो फूकते कलेजे, जलते गले और दुखते पेट का ही राग अलापते रहते। लेकिन जब वो आर्सेनिक पॉइज़निंग का केस नहीं था, तो नमकदानी में आर्सेनिक क्यों था? क्योंकि कोई सच में ही उन दोनों को ज़हर देकर मारना चाहता था। किसी ने खास उनके इस्तेमाल में आने वाली उनकी फैंसी नमकदानी में ये सोच के रात को ज़हर मिलाया था कि उस ज़हर का शिकार वो अगले दिन होंगे। लेकिन इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि पहले ही माँ-बेटे किसी तरीके से एपिकाकुआना खा गए और अपनी हालत बद कर बैठे। बाद में जब पुलिस को नमकदानी में ज़हर की खबर लगी, तो वो लोग सहज ही ये समझ बैठे कि जो हुआ था ज़हर की वजह से हुआ था। मैंने स्टमक कंटेंट के सैंपल कलेक्ट ना किया होता और उसे लेबोरेटरी जांच के लिए ना भेजा होता, तो खुद मैं भी यही समझता। लेकिन वो दोनों वो एपिका काकू, वो हार्ड टू प्रोनाउंस नाम वाली औषधि को क्यों कर खा गए? क्या पता? सुनील कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, क्या ये हो सकता है कि वो औषधि उन्होंने जानबूझकर खाई हो? जानबूझकर क्यों? ताकि ये समझा जाता कि वो आर्सेनिक पॉइज़निंग का शिकार हो गए थे। किसी ने उन्हें ज़हर देकर मार डालने की कोशिश की थी। फ़ायदा? फ़ायदा छोड़िए, होगा कोई। आप जवाब दीजिए। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं आया कि एपिकाकुआना नामक औषधि उन्होंने जानबूझकर खाई थी। मैंने क्या खाया था? मेरे दोस्त रमाकांत ने क्या खाया था? यकीनन ज़हर, आर्सेनिक, जो कि हमारे साथ-साथ महाजन साहब ने भी खाया। हाँ, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के आर्स तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के आर्सेनिक खाया होने की तस्दीक हो चुकी है। महाजन साहब के आर्सेनिक खाया होने की तस्दीक पोस्टमार्टम से हो जाएगी। बहरहाल इस हकीकत से सिर्फ आप वाकिफ थे कि लीलावती और भूपेंद्र जहर के शिकार नहीं हुए थे। हाँ, और इस बाबत आपका मुंह बंद रखने के लिए किसी ने आपका कत्ल करने की कोशिश की। मैं दावे के साथ ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन यह भी एक संभावना बराबर है। हम्म आपकी इस बात ने तो पहले से ही उलझे केस में एक नया पेच डाल दिया, डॉक्टर साहब। डॉक्टर खामोश रहा। महाजन साहब का अंतिम संस्कार कब होगा? सुनील बोला। केडिया की भवें उठी। मैं तो जानना चाहता ही हूँ, मलिक साहब ने भी खास तौर से पूछवाया है। अंतिम संस्कार लाश की सुपुर्दगी पर निर्भर करता है, जो कि मुझे कल से पहले होती नहीं लगती। ओह! मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगा। संस्कार कौन करेगा? मैं और सिर्फ़ मैं करूँगा। रंजीत मेरे से सगा रंजीत का मेरे से सगा इस दुनिया में कोई नहीं।
सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ क्षण खामोशी रही। तुम अपनी सुनाओ, फिर केडिया ने पूछा। तुमने क्या कुछ किया? सुनील ने तोशनीवाल के ऑफिस में हुई मीटिंग की बाबत बताया। ओह, केडिया बोला। तो तुम्हें लगता है कि फ्रॉड के मामले में फ्रैंकी का पिंड छूट जाएगा? लगता तो है। छूट ही जाए तो अच्छा है। मुझे फ्रैंकी से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन सोफिया से पूरी पूरी हमदर्दी है, जिसे उस फरेबी शख्स की करतूतें अक्सर भुगतनी पड़ती हैं। सब ठीक हो जाएगा। रंजीत के शेयर सर्टिफिकेट वाला मसला भी? वो मामला विकट है। कैसे? सुनील खामोश रहा। अगर डॉक्टर और भावना की वजह से खामोश हो तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि ये दोनों हमसे बाहर नहीं है। खामोशी की वजह कोई और है तो बात दूसरी है। शेयर सर्टिफिकेट वाला मामला इसलिए विकट है कि महाजन साहब को ट्रांसफर पर साइन करने का मौका नहीं मिला था। उनकी स्टडी से जब मैंने सर्टिफिकेट बरामद किया था तो मेरी मंशा उसे नीचे किचन में बैठे महाजन साहब के पास ले जाकर साइन कराने की थी। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग पहले ही खत्म हो गई थी और वो सब लोग किचन में जमा हो गए थे, जिस वजह से मेरा ऐसा कर पाना संभव नहीं रहा था। लिहाजा सर्टिफिकेट पर उनके साइन मैंने बना दिए थे। केडिया के चेहरे पर सख्त हैरानी के भाव आए। महाजन साहब इंतकाल ना फरमा गए होते तो वो कोई ऐसी पटड़ा कर देने वाली बात नहीं थी। जब भी मौका लगता मैं अपने किए साइन पर उनके साइन करवा लेता और यूं मेरी हरकत छुप जाती। कोई उन हस्ताक्षरों को चैलेंज करता तो वो हस्ताक्षरकर्ता से, महाजन साहब से, मुंह तोड़ जवाब पाता। हस्ताक्षरों पर फिर भी उंगली उठाई जाती तो महाजन साहब एक हस्ताक्षर और कर देते। लेकिन मौजूदा हालत में सर्टिफिकेट पर जो उनके कथित हस्ताक्षर हैं वो जालसाजी का दर्जा रखते हैं। मौजूदा हालात में मुझ पर यह इल्जाम आयद हो सकता है कि मैंने मकतूल के साथ धोखा किया और उसके जाली साइन बनाकर कोई 2.5 करोड़ रुपए के शेयर हड़प जाने की कोशिश की। ओह, तोशनीवाल को इस बाबत कोई शक है? वो मेरे से सर्टिफिकेट की मांग कर चुका है। मैंने सर्टिफिकेट सौंपने से इनकार किया तो वो उसे हासिल करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगा, जहां से शर्तिया मुझे सर्टिफिकेट पेश करने का हुक्म होगा। मैंने सर्टिफिकेट उसे सौंपा तो वो चुटकियों में साबित कर दिखाएगा कि उस पर हुए महाजन साहब के हस्ताक्षर जाली थे। कहने का मतलब यह है कि उस सर्टिफिकेट ने मेरी हालत सांप छुछुंदर जैसी कर दी हुई है। दैट्स टू बैड। एक पंगा और भी है। अभी और भी है? हाँ। और क्या? महाजन साहब की स्टडी से उनकी जो वसीयत बरामद हुई है, जो लीलावती को उनका वारिस करार देती है और जिसके हवाले से तोशनीवाल शेयर सर्टिफिकेट मेरे से वापस मांग रहा है, उसके अलावा एक और वसीयत भी स्टडी में मौजूद थी, जिसे कि मैंने पार कर दिया था। अब ज्यों ही लीलावती को पता लगेगा कि वो वसीयत गायब है, वो फौरन समझ जाएगी कि वो मेरे पास है। कैसे समझ जाएगी? क्योंकि उसके बाद सिर्फ मैं स्टडी में गया था और वहां एक तरह से रंगे हाथों पकड़ा गया था। क्या किस्सा है ये? सुनील ने किस्सा बयान किया तो केडिया यूं भौचक्का से उसका मुंह देखने लगा जैसे वो कोई अजूबा हो। तुम क्या चीज हो भाई तुम? मैं वो चीज हूं जनाब जिसमें पंगा लेने की अद्भुत क्षमता है, जिसमें पंगे का रुख दिखाने वाला बिल्ट इन एंटीना लगा हुआ है। लेकिन दो वसीयतें? हाँ, जिनमें से एक बाजरिया लीलावती तोशनीवाल के पास है और दूसरी मेरे पास है। जेन्युइन कौन सी है? अभी ये कहना मुहाल है। अलबत्ता तोशनीवाल की निगाह में तो वही जेन्युइन होगी जो कि लीलावती के पास है। हैरानी है कि लीलावती को ऐसी चालाकी सूझी, या तोशनीवाल ने सुझाई। दूसरी दूसरी वसीयत में वारिस कौन है? आप। मैं? जी हां। मुझे पैसे की कोई चाह नहीं। आप इसलिए अपने दोस्त की दौलत को अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स के हाथों में जाते देख सकते हैं क्योंकि आपको उसकी चाह नहीं? नहीं। सो देयर यू आर।
लीलावती ने बरामदगी के लिए दूसरी वसीयत छोड़ी क्यों? क्योंकि ऐसे दस्तावेज को नष्ट करना कानूनन जुर्म होता है। वो दूसरी वसीयत को नष्ट कर देती और नष्ट की गई वसीयत का अस्तित्व किसी और तरीके से सिद्ध हो जाता तो वो लीलावती के लिए गंभीर संकट होता, क्योंकि उस वसीयत को नष्ट करने में लीलावती का और सिर्फ लीलावती का लाभ था। दूसरे, उसने वसीयत ऐसी चतुराई से ऐसी जगह छिपाई थी कि मुझे इत्तेफाक से उसकी खबर ना लग गई होती तो उसकी बरामदगी नामुमकिन थी। लीलावती को पता चल गया कि दूसरी वसीयत तुम्हारे पास है। लीलावती को पता चल गया कि दूसरी वसीयत तुम्हारे पास है तो वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? फिर तो जो करेगा तोशनीवाल करेगा। वो क्या करेगा? कोई कानूनी नुक्ता सोचेगा मुझे ढेर करने का। मेरे सिर पर तानने को एक हथौड़ा तो उसे उपलब्ध है ही। सर्टिफिकेट पर जाली हस्ताक्षरों वाला? हाँ, मेरी वो हरकत मुझे जेल की हवा खिला सकती है। अपनी वो ताकत आजमाइश कर रहा हो सकता है, मेरे से कोई सौदा करने की कोशिश करे। अपनी वो ताकत आजमाइश कर हो सकता है वो मेरे से कोई सौदा करने की कोशिश करे। दूसरी वसीयत का? हाँ। हम्म। लेकिन डॉक्टर साहब के सौजन्य से अब एक हथियार मेरे पास भी है उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। कौन सा? एपिकाकुआना वाला? कैसे इस्तेमाल करोगे? ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि माँ बेटे ने जहर का इतना ऊंचा राग अलापा, जबकि जहर उन्होंने खाया नहीं था। नहीं खाया था, डॉक्टर बोला। आई स्टैंड विटनेस टू दैट। गुड। अगला दृश्य। 8 बजे के करीब सुनील रमाकांत के साथ बंदरगाह के इलाके में पहुंचा। सोफिया का गोवानी रेस्टोरेंट तलाश करने में उन्हें कोई दिक्कत न हुई। रेस्टोरेंट में भरपूर रौनक थी और वो ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था। पहले ही दिन वहां इतनी भीड़ हो जाना अपने आप में सबूत था कि सोफिया की कुकिंग में कोई खास ही खूबी थी। बल्ले भाई, रमाकांत बोला, लगता है पणजी पहुंच गए। माहौल तो ऐसा ही है, सुनील बोला। प्यारे, एक बात का ध्यान रखना, मैं यहाँ का सी फूड खा लूंगा, पुडिंग खा लूंगा, लेकिन फैनी नहीं पीने का। वजह? तुझे नहीं मालूम? क्लब से स्कॉटलैंड का गंगा जल पी के चले थे, अब उसके ऊपर फैनी पिएगा? क्या हो जाएगा? मुझे नहीं पता क्या हो जाएगा। मैं फैनी नहीं पीने का। मैं अब फैनी नहीं पीने का। फैनी फैनी पीने फिर आ जाएंगे, कल ही आ जाएंगे। फिर कैसे बीतेगी? ऐसे बीतेगी। सुनील ने रमाकांत ने उसे कोट का एक पल्ला खोलकर दिखाया। सुनील को भीतर जेब में विस्की की बोतल की गर्दन दिखाई दी। अमरीक सिंह काला बिल्ला, रमाकांत बोला, 11 दी खास पसंद। अब ठीक है? हाँ। रमाकांत ने कोट का बटन बंद कर लिया और फिर उसकी बाहरी जेब में से सिगरेट का पैकेट बरामद किया, जिसमें कि एक ही सिगरेट स- जिसमें कि एक ही सिगरेट सुलगाया और खाली पैकेट को मरोड़कर फुटपाथ पर फेंक दिया। ये क्या किया? सुनील बोला। क्या किया? कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए यार। कूड़ेदान में ही डाला है। क्या? बड़े कूड़ेदान में? ए माँ, ये वह सारा शहर ही कूड़ेदान है। क्या कहने। दोनों ने रेस्टोरेंट के भीतर कदम रखा। बेबे का इतना लगाव था मरने वाले से? रमाकांत बोला। 2 दिन इंतजार कर लेती, क्या जल्दी थी रेस्टोरेंट खोलने की। कोई मुहूर्त होगा। माँ का सिर होगा। होगा तो ये होगा कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तभी सोफिया उनके करीब पहुंची। वेलकम, वो बोली। मैं इवनिंग से एक टेबल रिजर्व करके रखा। थैंक यू, सुनील बोला। इतना वेट किया, अभी यही सोचा कि नहीं आएगा। ऐसा कहीं हो सकता था? प्लीज कम। वो उन्हें एक कोने की मेज पर लेकर आई। पहले ही दिन ऐसा रश? सुनील ने पूछा। आपकी पॉपुलैरिटी की पहचान है या कोई खास बात भी है? खास बात भी है। क्या?
एक जेंटलमैन इधर पहुंचा है जो बोलता है एंटीक्स का कोई बड़ा खजाना उसका हाथ लगा। उसका किधर डील कमिट करके साइनिंग अमाउंट हासिल किया। अब डील को सेलिब्रेट करता है, साइनिंग अमाउंट उड़ाता है। उड़ाता है? सबको ड्रिंक्स ऑफर करता है। बार पर दायां-बायां सबका पेमेंट करता है। ओह! कम ईज़ी, गो ईज़ी लाइक दैट। किधर है? उधर, बार पर। सुनील ने बार की तरफ निगाह दौड़ाई तो उसे मुफ्तखोरों से घिरा एक स्टूल पर बैठा जौहरी दिखाई दिया। आपका हस्बैंड नहीं दिखाई दे रहा? पता नहीं किधर है, मुगल बाग मेरा साथ गया, तभी से गायब है। बेटी का कुछ पता चला? अभी नहीं, बट चलेगा। कोस्टेलो करेगा सब। इतने बड़े शहर में कोस्टेलो उसे किधर ढूंढेगा? किधर भी ढूंढेगा, ढूंढेगा। मेरा को पक्की। गुड। मिस्टर महाजन का लास्ट राइट्स कब है मालूम? पोस्टमार्टम के बाद लाश की सुपुर्दगी होगी, फिर जो होगा उसके बाद ही होगा। ही वॉज अ नाइस मैन। आई एम सॉरी दैट ही डाइड। मेरा ओन ब्रदर का माफिक था वो मेरे को। उधर उसका बाबत सोचता था तो दिल को कुछ होता था। इसी वास्ते, डाइवर्जन का वास्ते, रेस्टोरेंट अर्ली ओपन किया। ओह! अर्थपूर्ण भाव से रमाकांत की ओर देखता सुनील बोला। रमाकांत ने संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। मर्डरर का कोई पता लगा? अभी नहीं। लगेगा? जरूर लगेगा। उसे उसके किए की सजा मिल के रहेगी। हैंग होना मांगता मैन, डर्टी मर्डर स्काउंड्रल को। ऐसा ही होगा, फांसी पर ही झूलेगा वो। अब मैं परमिशन लेंगा और तुम्हारा वास्ते लॉबस्टर और फैनी भेजेगा। सिर्फ लॉबस्टर, रमाकांत बोला, फैनी नहीं। व्हाट मैन, हमारा अगवानी ड्रिंक लाइक नहीं करना सकता? करना सकता, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ओके, एज यू विश। वो चली गई। पीछे रमाकांत ने अपना चार मीनार का नया पैकेट खोला तो सुनील ने भी अपना लकी स्ट्राइक का सिगरेट सुलगा लिया। एक वेटर उनके सामने पानी के दो गिलास रख गया। एक दूसरा वेटर दो प्लेटें रख गया जिसमें से एक में लॉबस्टर और दूसरे में सालम पकी हुई पॉम्फ्रेट फिश थी। एक घूंट पानी पी, रमाकांत ने आदेश दिया। सुनील ने आदेश का पालन किया। रमाकांत ने भी उसका अनुसरण किया, फिर जेब से बोतल निकाल कर गिलासों में यूं खाली हुई जगह में विस्की डाली। ये दस्तूर के खिलाफ है, सुनील बोला। क्यों दस्तूर के खिलाफ है? जब तू कहता है कि सब कुछ ऑन द हाउस है, तो ये समझ कि यूं हमने बेबे की फैनी बचाई, उसके पैसे बचाए। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। क्यों ना हो, ऐसे ही तो तेरे बड़े पापा जी नहीं है हम। क्या कहने। अब चीयर्स बोलो। चीयर्स। रमाकांत ने विस्की का एक घूंट पिया और लॉबस्टर चखा। बल्ले भाई, वो प्रशंसात्मक स्वर में बोला। ऐसे ही धौंस नहीं है इस रेस्टोरेंट की। साबित हो गया। तभी सोफिया वापस लौटी। ऑल वेल? यस। वंडरफुल। वंडर वंडर फुल फुल, रमाकांत बोला। सोफिया ने विस्की के गिलासों पर निगाह डाली और फिर रमाकांत से बोली, इस वास्ते फैनी को नो बोला? मैडम, रमाकांत बोला, वो क्या है कि नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट टुडे। सुनील की भवें उठी। एटलीस्ट टुडे, एक्साइज रेगुलेशंस यू नो। यस, बट आज चलेगा। यू बीइंग माय हाउस गेस्ट, आज चलेगा। थैंक यू। कोस्टेलो एक्साइज में कोई प्रॉब्लम होएगा तो वो सेट करेगा, सो एंजॉय योरसेल्फ। तभी हाथ में गिलास थामे झूमता झूमता जौहरी वहां पहुंचा। मादाम सोफिया, वो नशे में थरथराती आवाज में बोला, मैं तुमको अपना कॉम्प्लीमेंट पेश करने आया। यू आर वंडरफुल। योर ड्रिंक्स आर वंडरफुल, योर सी फूड इज वंडरफुल। थैंक यू। फिर जौहरी ने सुनील और रमाकांत की तरफ देखा। हेलो फेलो ड्रिंकर, वो चहका। हेलो फेलो ड्रिंकर नंबर 2। आई एम जौहरी।
फ्यूचर मिलेनियर ऑफ दिस टाउन। जिंदगी का सबसे बड़ा डील किया, सेलिब्रेट करता है, ड्रिंक्स ऑफर करना मांगता। अभी है, रमाकांत बोला। जब नहीं होगा तब ऑफर करना मांगता है, तब तक इधर ही बैठता है। और वो उनके सामने एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। तब तक उसके बार के मुफ्तखोर साथी हाथों में गिलास लिए टहलते उसके पीछे आ खड़े हुए। मेरा ड्रिंक किधर गया? जौहरी बोला। एक वेटर ने उसे गिलास थमा दिया। गुड। जौहरी उसे एक नोट थमाता हुआ बोला। ऐसा सर्विस पसंद करता है। चियर्स। उसने गिलास में से एक घूंट भरा और लॉबस्टर की एक टांग तोड़कर खाई। बढ़िया, वो झूम कर बोला। ईट, ड्रिंक, ड्रिंक डंड मैरी मैरी, दैट्स लाइफ। पता नहीं क्या लिखा है। बी मैरी, सोफिया ने नाक चढ़ाकर संशोधन किया। मैडम, मैरी को मैरी करेंगा तो मैरी होएंगी ना। मेरे को किचन में जाना मांगता है, सोफिया बोली और घूमकर वहां से रुखसत हो गई। जौहरी ने घूमकर अपने पीछे देखा और आंखें तरेरता चमचों से बोला, बार पर जाने का आता है। सब बड़े अनिच्छापूर्ण भाव से वहां से हट गए। जौहरी फिर सुनील और रमाकांत की तरफ आकर्षित हुआ। जौहरी, रमाकांत बोला, सच में ही तो टुन नहीं है? अरे नहीं बॉस, जौहरी संजीदगी से बोला। लग तो ऐसा ही रहा था। लगने से क्या होता है? फिर तो अपनी एक्टिंग की तारीफ में मेरी शाबाशी टिका ले। शुक्रिया। क्या खबर है? सुनील ने पूछा। जैसा हुक्म हुआ था वैसा कई जगह अफवाह पक्की स्थापित कर दी है। कोई नतीजा सामने आया? आया, लेकिन वैसा नहीं जैसे कि आपको उम्मीद है। तो कैसा सामने आया? एक एंटीक डीलर मिला, उसके पास एक नटराज की बेशकीमती मूर्ति है। कौन बोला बेशकीमती है? वो डीलर खुद? नहीं, वो शख्स जिसे कि वो मूर्ति बेचने की कोशिश कर रहा था। उस दूसरे शख्स ने मुझे बताया था कि वो मूर्ति कम से कम 1.5 लाख की थी, जिसे कि वो डीलर पैसे की सख्त जरूरत होने की वजह से 80,000 में बेचने को तैयार था। उसने मेरे को बोला था कि हम दोनों 50-50 करके वो मूर्ति खरीद लेते तो कल वो उसे पूरे 1.5 लाख में बेच सकता था। यानी कि 40,000 वो देगा और 40,000 तुम दोगे? अभी तो वो मुझे सारा पैसा देने को कह रहा है, क्योंकि अपने हिस्से के 40,000 रुपए लेने उसे घर जाना पड़ेगा, जो कि बहुत दूर है, जहां से कि वो लौट के नहीं आएगा। मैंने यान यही कहा तो डीलर बोला कि वो उस दूसरे शख्स से वाकिफ था, इसलिए वो उसका 40,000 का एतबार कर सकता था। मतलब? वो 40,000 में मुझे मूर्ति सौंपने को तैयार है, बाकी के 40,000 वो खुद दूसरे आदमी से वसूल कर लेगा। 40,000 है तुम्हारे पास? मेरे पास नहीं है, तभी तो आप लोगों के सामने तमाम किस्सा बयान कर रहा हूं। मुझे तो वो एंटीक मूर्ति 1.5 लाख से भी कीमती लग रही है। टोटल पेमेंट हम करें तो अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सुनील ने रमाकांत की तरफ देखा। हमारा जवान टुन्न है, रमाकांत बोला। नहीं, जौहरी ने तत्काल प्रतिवाद किया। बिल्कुल नहीं। मैंने बस उतनी ही पी है जितनी की सेलिब्रेशन का माहौल बनाने के लिए पीना जरूरी था। टुन्न नहीं है तो बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? मैं कोई बहकी बहकी बात नहीं कर रहा हूं। वो खरा सौदा है। वो दूसरा आदमी एंटीक्स को खूब समझता है। वो उसकी पूरे 1.5 लाख में बिक्री की गारंटी करता है। और तुमसे उम्मीद करता है, सुनील बोला, कि तुम 40,000 रुपये अदा करके मूर्ति रख लो। फिर वो एंटीक डीलर और तुम्हारा 50% का पार्टनर कथित दूसरा ग्राहक दोनों गायब हो जाएंगे। ही, ऐसा कैसे हो सकता है? 40,000 में मूर्ति मेरे पास छोड़ जाएंगे? हाँ, क्योंकि मूर्ति 1,000 रुपए कीमत के काबिल भी नहीं होगी। आपकी खाम ख्याली है। आपने वो मूर्ति देखी नहीं। अंधे को भी दिखाई देता है कि वो सैकड़ों साल पुरानी मूर्ति थी, और जनाब, उसकी कीमत उसमें लगे पीतल की वजह से नहीं है, उसके प्राचीन होने की वजह से है, उसकी एंटीक वैल्यू से है। जौहरी, जौहरी, ये ठगी की पेशकश है, जो कि इसलिए की जा रही है क्योंकि ठगों को तुम्हारे पास माल की सूंग लग रही है,
तुम यहाँ सेलिब्रेशन में दाएं-बाएं पैसा उड़ा रहे हो इसी बात को कैश करने के लिए। तभी भड़ाक से रेस्टोरेंट का झूलता दरवाजा खुला और कोई बगले की तरह भीतर दाखिल हुआ। वो एक क्षण दरवाजे पर ठिठका और फिर पिछवाड़े में किचन की दिशा में लपका। अरे जॉनी! जौहरी उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उत्तेजित भाव से उसकी तरफ हाथ हिलाता उच्च स्वर में बोला, अरे इधर इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। जॉनी, जॉनी, माय डियर। पता नहीं उसने उसकी आवाज ना सुनी या फिर उसकी तरफ तवज्जो देना जरूरी ना समझा। सोफिया, वो चिल्लाया, सोफिया, फॉर गॉड सेक मेरे को बचा। सोफिया, किधर है तू? दरवाजा फिर खुला और इस बार इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने भीतर कदम रखा। उसके एक बाजू झेरी चौकी का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर कृपाराम था, दूसरे बाजू लीलावती और भूपेंद्र और पीछे एक हवलदार था। रुक जाओ, प्रभुदयाल गुस्से से बोला, भागना बेकार है, तुम गिरफ्तारी से नहीं बच सकते। हे भगवान, जौहरी के मुंह से निकला। क्या हुआ? सुनील बोला, ये तो वही आदमी है जो नटराज की मूर्ति बेचना चाहता था। इसका नाम फ्रैंकी डोनाटो है। मुझे जॉनी बताया था। वो इसके अक्स का नाम है। अक्स? नहीं समझोगे। आप इसे जानते हैं? हाँ, ये ठग है, कॉनमैन है, स्विंडलर है। इसका कारोबार ही एंटीक्स की ठगी करना है। हे भगवान। तभी सोफिया किचन से बाहर निकली। प्रभुदयाल दृढ़ कदमों से फ्रैंकी की तरफ बढ़ा। फ्रैंकी लपक कर सोफिया की ओट में हो गया और भयभीत भाव से सामने देखने लगा। वातावरण का शोरगुल एकाएक बिल्कुल थम गया था। अब सब लोग अपलक वो नया नजारा कर रहे थे। तभी फ्रैंकी की निगाह भटकी तो वो सुनील पर पड़ी। सुनील! तत्काल वो चिल्लाया, बॉस कोई मदद करो, बचा लो मेरे को। प्रभुदयाल की निगाह भी सुनील की तरफ उठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला। वही, सुनील शांति से बोला, जो ऐसी किसी जगह पर किया जाता है। ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं। उसने प्रभुदयाल के पीछे निगाह दौड़ाई। मैडम भी अपने लिखते जिगर के साथ शायद इसीलिए यहाँ पहुंची हैं। लीलावती ने बड़े उपेक्षापूर्ण भाव से मुंह बिचकाया। फ्रैंकी, सोफिया सख्ती से बोली, अब क्या पंगा किया? साफ बोलना सकता कि नहीं बोलना सकता? मैं बताता हूं क्या पंगा किया, प्रभुदयाल बोला। इससे पूछो आधा किलो आर्सेनिक के पैकेट का इसने क्या किया। आर्सेनिक? सोफिया नेत्र फैलाकर बोली। हाँ, आर्सेनिक। फ्रैंकी, बोलते क्यों नहीं? बोलो, क्या किया आर्सेनिक का? मैंने कुछ नहीं किया, फ्रैंकी बोला। मेरे पास आर्सेनिक का क्या काम? वो दूसरा सवाल है। पहला सवाल यह है कि जो आर्सेनिक तुमने ओल्ड झेरी की एक केमिकल शॉप से खरीदा, मैं नहीं खरीदा। झूठ बोलना बेकार है। तुम्हारी तस्वीर से बतौर खरीदार केमिकल शॉप वाले ने तुम्हें फौरन पहचाना। उन्हें धोखा हुआ है। कोई धोखा नहीं हुआ। मुझे नाहक फंसाने की चाल है। फ्रैंकी, सोफिया सख्ती से बोली, मुंडी इधर। फ्रैंकी ने झिझकते हुए अपनी पत्नी को देखा। शुगर में पॉइजन तुम मिलाया? नहीं हनी, मैं मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। झूठ बोलेगा तो गॉड अलमाइटी तेरे को इधर ही डेड करेगा। अगर तुम शुगर में पॉइजन मिलाया तो गॉड अलमाइटी से पहले मैं तेरे को इधर ही डेड करेगा। सोफिया, आई स्वेयर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या किया था? मैंने किसी और काम के लिए आर्सेनिक खरीदा था। और काहे का वास्ते? मैं नहीं बता सकता। काहे? काहे नहीं बताना सकता? वो मेरा ट्रेड सीक्रेट है। कैसा ट्रेड, कैसा सीक्रेट? फ्रैंकी खामोश हो गया। उसने याचनापूर्ण निगाहों से सुनील की तरफ देखा, जो कि तब तक उठकर करीब आ चुका था। पॉइजन किधर है? सोफिया फिर अपने पति से संबोधित हुई। तुम्हारे पास है। क्या बोला? तुम्हारे पास है। फ्रैंकी, खाली पीली बॉम्ब मारेगा तो? माय डियर, जरा याद करने की कोशिश करो। याद करो, मैंने परसों तुम्हें एक पैकेट संभाल कर रखने को दिया था। वो पैकेट जो एक ब्राउन पेपर बैग में था? देखा, अब याद आया ना? उस पैकेट में आर्सेनिक होना संगता। हाँ।
सांता मारिया, बट तुम तो बोला था कि वो एंटीक्स के काम आने वाला केमिकल था। अब भी तो यही बोला मैं बोला तो वो मेरा ट्रेड सीक्रेट। क्या है मेरा ट्रेड? मेरे को बोला काहे नहीं कि वो पॉइजन? हनी, ये तो बोला था कि नहीं बोला था कि मैं तेरे को उसे ऐसी जगह रखना मांगता था जिधर कोई उसको हाथ ना लगाना सकता। बट बट यू 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 आर अ सन ऑफ। सोफिया खामोश हो गई और असहाय भाव से गर्दन हिलाने लगी। आपने, प्रभुदयाल ने पूछा, फ्रैंकी का दिया वो पैकेट कहाँ रखा था? उसके होंठ फड़फड़ा कर रह गए। उसके मुंह से बोल न फूटा। लगता है, सुनील धीरे से बोला, चीनी के पास। सोफिया का सिर स्वयं ही सहमति से हिलने लगा। और आपने उसे चीनी का पैकेट समझकर उसमें से। नॉट मी, सोफिया जल्दी से बोली। नॉट मी। शायद मेरा डॉटर अलीशा ऐसा किया। मैं अलीशा को किचन का कई आइटम्स लाने का वास्ते मार्केट भेजा, जिसमें एक शुगर का हाफ केजी का पैकेट भी था। आप किचन के लिए? प्रभुदयाल बोला। चीनी का सिर्फ आधा किलो का पैकेट खरीदती थी। नो, शुगर नहीं मांगता था। हाउस में सफिशिएंट शुगर था। वो हाफ केजी का शुगर का पैकेट किसी दूसरा आइटम का साथ फ्री मिला। आई सी। अलीशा सब आइटम उधर शुगर का बड़ा जार में डाल दिया, जिसमें पहले से ही सफिशिएंट शुगर था, ताकि सारी चीनी एक जगह हो जाती। एग्जैक्टली। जो पैकेट मेरे को फ्रैंकी दिया, वो मैं उधर शेल्फ पर रखा। अलीशा ने उस पैकेट को मिसटुक किया। जरूर वो सोचा कि वही शुगर का पैकेट था जो वो मार्केट से लाया। उसको शुगर पॉट में शुगर कम लगा होगा तो उसने उसी पैकेट में से। सांता मारिया, उसके शरीर ने झुरझुरी ली। फ्रैंकी, तुम मेरे को काहे नहीं बोला कि उस पैकेट में पॉइजन था? मैं बोला तो था कि उस पैकेट को किसी को टच करने को नहीं था। क्लियर काहे नहीं बोला था कि वो पॉइजन था? अब देखता है तुम क्या किया। मैं क्या किया? अलीशा, अगर शुगर पॉट को उस पैकेट में से फिल किया तो बोले तो मिस्टर महाजन को पॉइजन तुम दिया। मैं खामखा? मैंने तुम्हें सिर्फ एक पैकेट पकड़ाया और बोल के रखा कि उसको कोई हाथ लगाना नहीं मांगता। सांता मारिया, सांता मारिया। जहर खरीदा क्यों? प्रभुदयाल बोला। किसी की जान लेने के लिए नहीं खरीदा था, फ्रैंकी बोला। बाय गॉड, आई नेवर मेंट। फिर क्यों खरीदा? बोला ना, वो मेरा ट्रेड सीक्रेट। क्या है तुम्हारा ट्रेड सीक्रेट? फ्रैंकी ने जवाब ना दिया। उसने फिर फरियाद करती निगाह से सुनील की तरफ देखा। सच्ची बात जो भी है, सुनील धीरे से बोला, उसे शराफत से कबूल कर लो, वरना ये बहुत सख्त हाकिम है। अगला कदम जेल में होगा। फ्रैंकी हिचकिचाया। मेरे पास, प्रभुदयाल करके स्वर में बोला, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए। मुझे कहीं से टिप मिली थी, फ्रैंकी दबे स्वर में बोला, कि आर्सेनिक की तांबे पर ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि नए तांबे पर भी ऐसी शक्ल बन जाती है जैसे पता नहीं वो कितना पुराना हो। आजमाई वो प्रक्रिया? नहीं। क्यों? पुरानी करने के लिए डुप्लीकेट मूर्तियां तैयार नहीं थी। वो तैयार होकर मेरे हाथ में आती तो आजमाता। सच कह रहे हो? सर, दिस इज गॉड्स ट्रूथ। मे माई सोल रॉट इन हेल इफ आई लाई। इंस्पेक्टर साहब, लीलावती बोली, वैसे तो मुझे इस शख्स की किसी बात पर एतबार नहीं। फिर भी एतबार किया जाए तो इससे सिर्फ इस बात का खुलासा होता है कि शुगर पॉट में जहर कहाँ से आया। लेकिन जब मैं और मेरा बेटा पॉइजनिंग के शिकार हुए थे तो उस रात जहर नमकदानी में था। अब क्या इस बात का भी खुलासा नहीं होना चाहिए कि नमकदानी में जहर कहाँ से आया? कहाँ से आया? अपने आप तो ना आया, किसी ने डाला तो आया। शुगर पॉट में जहर, भूपेंद्र बोला, दुर्घटनावश पहुंचा हो सकता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नमकदानी में जहर जानबूझकर डाला गया था, हमारी जान लेने के इरादे से। लीलावती बोली। आप ये कहना चाहती हैं, सुनील बोला, कि उस रात आपके और आपके बेटे के कत्ल की कोशिश की गई थी? हाँ, लीलावती दृढ़ स्वर में बोली, यही कहना चाहती हूं मैं।
नमक के धोखे में आपको जहर खिलाकर? हाँ, लेकिन जहर तो आपने नहीं खाया था, ना आपने ना आपके फर्जंदे आलम ने। नॉनसेंस। डॉक्टर पाहवा और उसकी नर्स इस बात के गवाह हैं कि उस रात हम आर्सेनिक पॉइजनिंग के शिकार हुए थे। नहीं हुए थे। तमाम लक्षण आर्सेनिक पॉइजनिंग के थे। तमाम नहीं। तुम एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एक्सपर्ट ओपिनियन को झुठलाना चाहते हो? मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर के एक्सपर्ट ओपिनियन को ऑनर करना चाहता हूं जो ये कहती है कि आप मां बेटे आर्सेनिक पॉइजनिंग के शिकार नहीं हुए थे। कौन है वो डॉक्टर? पुनीत पाहवा। तुम पागल हो? उसी की तो ये ओपिनियन थी कि हम आर्सेनिक पॉइजनिंग के शिकार हुए थे। तब थी, अब नहीं। तब इसलिए थी कि हालात जानबूझकर ऐसे गढ़ के बनाए गए थे कि आप मां बेटा आर्सेनिक पॉइजनिंग के शिकार हुए लगते। गढ़ के बनाए गए थे? क्या मतलब है तुम्हारा? आप जानते हैं क्या मतलब है मेरा? इंस्पेक्टर। लीलावती प्रभु दयाल की तरफ घूमी और भड़के स्वर में बोली, तुम इस शख्स को वाही तबाही बकने से रोक नहीं सकते? रोक सकते हैं, सुनील बोला। ये मेरे मुंह पर पट्टी बांध सकते हैं, लेकिन क्या लेकिन? जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। लीलावती को पता नहीं बात समझ में आई या नहीं, लेकिन सुनील के स्वर में ऐसा ओज था कि वो हड़बड़ा कर चुप हो गई। प्रभुदयाल पर भी उस सहनात का असर हुए बिना न रह सका। वो बोला, मुझे समझाओ। मुझे समझाओ कि कैसे हालात घड़ कर बनाए गए थे और किसने बनाए थे। आर्सेनिक पॉइजनिंग के लक्षण एपिकाकुआना नाम की मतली लाने वाली औषधि खाकर घड़े गए थे। यह औषधि मरने जैसी हालत जरूर कर देती है, लेकिन मरता कोई नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम है? एक्सपर्ट के बताए मालूम है। एक्सपर्ट यानी कि डॉक्टर पावा? हाँ, जो खुद कहता था कि ये लोग आर्सेनिक पॉइजनिंग के शिकार हुए थे। पहले कहता था, अब नहीं कहता। अब क्यों नहीं कहता? सुनील ने वजह बयान की। प्रभुदयाल भचक्का से उसका मुंह देखने लगा। नॉनसेंस। लीलावती मुंह बिचकाकर बोली, ये आदमी बहुत खुराफाती है, ये किसी से कुछ भी कहलवा सकता है। आप एक मिनट चुप कीजिए। लेकिन सुना नहीं? प्रभुदयाल कड़क कर बोला। लीलावती सहम कर चुप हो गई। तुम। प्रभुदयाल सुनील से बोला, इधर मेरी तरफ देखो। यस बॉस। डॉक्टर पावा ने ये अपनी नई खोज तुम्हें बताई, पुलिस को क्यों ना बताई? क्योंकि मैंने पूछी, पुलिस ने ना पूछी। ये अहम बात है, उसको खुद इसका जिक्र पुलिस से करना चाहिए था। माई बाप, भूल रहे हो कि वो घायल है, मरता मरता बचा है। फिर भी दूसरे क्या अहम बात है, क्या अहम है इस बात में? प्रभुदयाल को जवाब न सूझा। किसी निर्दोष औषधि की जगह किसी को जहर खिला दिया गया होने की बात उजागर होती तो बात अहम होती। जहर की जगह कोई निर्दोष औषधि खिलाई गई, पता चली, तो इसमें क्या अहम है? प्रभुदयाल के चेहरे पर उलझन के भाव आए। ये बात इसलिए अहम है, फिर वो पूरी ढिठाई से बोली, क्योंकि इसका जिक्र तुमने किया। काले चोर ने किया होता तो मैं इसकी तरफ तवज्जो ना देता। अब बोलो, क्या अहम है इसमें? बंदा नवाज, अगर इन्होंने जहर खाया होता तो ऐसा या दुर्घटनावश हुआ होता, या किसी ने कत्ल के इरादे से जहर खिलाया होता। लेकिन इन दोनों के पेट में से तो आर्सेनिक जहर की जगह एपिकाकुआना के अवशेष बरामद हुए। ऐसी औषधि जिससे इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। भला क्यों इन्हें कोई भला क्यों कोई इन्हें जाने अनजाने खिलाएगा? कोई वजह नहीं, लेकिन वो औषधि तो डॉक्टर गवाह है, उसकी लेबोरेटरी गवाह है कि इन्होंने बराबर खाई। कैसे खाई? कैसे खाई? जानबूझकर खाई, अपनी मर्जी से खाई, इरादतन खाई। क्यों? इन्हीं से पूछिए। पूछिए कि क्यों इन माँ बेटे ने एपिकाक्वाना खाकर अपने में आर्सेनिक पॉइजनिंग जैसे लक्षण पैदा किए और फिर हाल दुहाई मचाई कि किसी ने इन्हें जहर देकर मार देने की कोशिश की थी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, लीलावती बोली। तो क्या जादू के जोर से हो गया था? तुम अपना मुंह बंद रखो।
मैं तो रख लूंगा। इंस्पेक्टर साहब को भी ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकेंगी तो बहादुरी होगी आपकी। तुम तुम मामा, भूपेंद्र एक एक बड़े निर्णायक भाव से बोला। मुझे बात करने दो। लीलावती चुप हो गई। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी की मंशा साफ दिखाई दे रही है। ये एक सहज और सरल बात में खामखा पेच डालने की कोशिश कर रहा है। क्यों? प्रभुदयाल ने पूछा। इसी से पूछिए। मैं कोई पेच नहीं डाल रहा, सुनील बोला। मैं सिर्फ तस्वीर का सही रुख उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं। और इस बात का फैसला कौन करेगा कि जो रुख तुम उजागर कर रहे हो वही सही है? खुद कर लो। अपनी माँ से कहो कर ले। माँ को पहले से मालूम है, लीलावती बोली, कि तस्वीर का जो रुख उजागर किया जा रहा है वो गलत है, फरेबी है। और माँ को यह भी मालूम है कि ऐसा धोखा और फरेब करना इस लड़के के लिए क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों ये एक नई कहानी घड़कर सुना रहा है? क्योंकि यूं हर किसी को गुमराह करके ये अपनी करतूत पर पर्दा डालना चाहता है। कैसी करतूत? चोरी की करतूत। चोरी? कैसी चोरी? इसने रंजीत की स्टडी से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की चोरी की है। आपको कैसे मालूम है? मुझे यकीनी तौर पर मालूम है। ठीक है, लेकिन कैसे मालूम है? सुनिए कैसे मालूम है। जब मुझे रंजीत के कत्ल की खबर लगी थी तो मैं तभी समझ गई थी कि ऐसा किसी सोची विचारी साजिश के तहत हुआ था। और उस वारदात के बाद किसी का रंजीत के निजी साजो सामान को टटोलने की कोशिश करना लाजमी था, ताकि अगर उसने पीछे कोई वसीयत छोड़ी हो तो वो उसके साथ कोई छेड़खानी कर सके। इसी अंदेशे के तहत कल रात मैं खुद रंजीत की स्टडी में गई थी और मैंने उसकी राइटिंग डेस्क की पड़ताल की थी। तब वहां मौजूद कागजात में से मैंने एक बड़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद की थी। तब मेरे दिल ने गवाही दी थी कि अगर कोई छेड़खानी होगी तो उसी दस्तावेज के साथ होगी। लिहाजा मैंने उसे डेस्क में ही एक खुफिया जगह पर छुपा दिया था। और डायरी कहाँ छुपाई? सुनील बोला। डायरी? कौन सी डायरी? जिस पर ग्रेटेस्ट स्कैंडल स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड नाम की किताब की डस्ट जैकेट चढ़ी हुई थी, जो डेस्क के दाईं ओर के बीच के दराज में मौजूद थी। डायरी पर किताब की डस्ट जैकेट चढ़ी हुई थी? वो उलझन पूर्ण भाव से बोली। चलिए किताब सही, कहाँ छुपाई? तुम्हें कैसे मालूम कि कोई ऐसी किताब वहां थी? एक उड़ती चिड़िया ने बताया था। तो उड़ती चिड़िया से ही पूछ लो कि ऐसी कोई किताब वहां थी तो कहाँ गई। ठीक है, करूंगा अमल में आपकी राय पर। अभी चिड़िया दाना लेने गई है, लौटती है तो पूछता हूँ। किताब का क्या किस्सा है? प्रभुदयाल बोला। इसी से पूछो। लाइब्रेरी की किताब थी, सुनील बोला। ओवरड्यू हो गई थी, जुर्माना पड़ रहा था। बरामद हो जाती तो जमा करा देता लाइब्रेरी में। पता नहीं क्या बक रहे हो। मुझे भी नहीं पता। तो चोंच बंद रखो। यस सर। तो प्रभुदयाल लीलावती की ओर घूमा। आपने एक दस्तावेज बरामद की थी जिसे कि आपने डेस्क में ही एक खुफिया जगह पर छुपा दिया था? जी हाँ। कहाँ? कहाँ छुपाया था? डेस्क के बाईं ओर के सबसे नीचे के दराज के तले में। उस दराज को उलटकर उसके तले पर मैंने उसे थंबटैक के जरिए ठोक दिया, फिर दराज को यथास्थान वापस पहुंचा दिया। क्यों किया आपने ऐसा? ताकि वो दस्तावेज महफूज रहे। वो किसी ऐसे शख्स के, उसने आग्नेय नेत्रों से सुनील की तरफ देखा, हाथ ना लगे जो कि उसके साथ कोई छेड़खानी करना चाहता हो या उसे नष्ट कर देना चाहता हो। कोई नष्ट क्यों करना चाहेगा उसे? क्योंकि प्रत्यक्षतः वो रंजीत की वसीयत थी। वसीयत थी? जी हाँ, जो कि प्रत्यक्षतः रंजीत ने अपनी हैंडराइटिंग में लिखी थी। प्रत्यक्षता से आपका क्या मतलब है? ये मतलब है कि असल में वो रंजीत की वसीयत नहीं थी। असल में वो एक जाति दस्तावेज थी, जाली दस्तावेज थी। फॉल्स डॉक्यूमेंट? जी हाँ। उस दस्तावेज को जाली साबित करने के लिए यही काफी था कि उसमें इस लड़के को, सुनील को, उस वसीयत का एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया गया था। ऐसे शख्स को एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया गया था जिसे कि अभी 2 दिन पहले तक रंजीत जानता नहीं था।
इतना ही नहीं, वसीयत में इसे एक मोटी रकम का हकदार भी दर्ज किया गया था। और अभी और बानगी देखिए इस शख्स की हरकतों की। इसने रंजीत के नॉर्थ इंडिया एक्सपोर्ट हाउस में जो 2.5 करोड़ रुपए के शेयर थे, वो भी उससे अपने नाम करा लिए। और ये सब कुछ होते ही जैसे खास इसकी सहूलियत के लिए रंजीत की चल-चल हो गई। और ये सब कुछ होते ही जैसे खास इसकी सहूलियत के लिए रंजीत की चल-चल हो गई। किस इसने कराई? मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती। मैंने जो हकीकत है वही पेश कर दी। अब इससे जो नतीजा निकालना है वो आप खुद निकालिए। अलबत्ता एक सवाल इससे ज़रूर पूछिए। क्या? इसकी औकात है 2.5 करोड़ के शेयरों का सौदा करने की? इसकी औकात मुझे मालूम है, नहीं है। सो देयर यू आर। अब आप, भूपेंद्र बोला, इससे पूछिए। आप ज़रा चुप कीजिए, प्रभुदयाल बोला। अभी ज़रा एक आध बात मुझे आपकी मम्मी से ही पूछने दीजिए। मैडम, आप कैसे जानती हैं कि वो वसीयत मकतूल ने स्टडी से सुनील ने चुराई थी? आपने देखा इसे ऐसा करते हुए? नहीं, लेकिन किसी और ने देखा और फिर आगे आपको इस हकीकत से वाकिफ कराया? नहीं, लेकिन मैं बच्ची नहीं हूँ, नादान नहीं हूँ। मैं 2 में 2 जोड़कर जवाब 4 निकाल सकती हूँ, इसलिए दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी तरीके से इस शख्स ने मुझे वो जाली वसीयत बरामद करते और डेस्क के एक दराज के तले में छुपाते देखा था। लेकिन उस वसीयत की जगह एक और वसीयत रखते नहीं देखा था, सुनील बोला। ज़रूर देखा होगा, लीलावती कुटिल भाव से बोली। जी? प्रभुदयाल सकपकाया सा बोला। क्या फरमाया आपने? इंस्पेक्टर साहब, रंजीत बहुत अच्छा आदमी था। उसे जैसे मेरी बेटी वसुंधरा की कदर थी, वैसे ही मेरी कदर थी। इसलिए रुपए पैसे के मामले में मेरी बेटी की जिंदगी में ही जैसे उसने उसका मान बढ़ाया था, वैसे ही अब मेरा मान बढ़ाया था। मतलब? उसने अपनी वसीयत में मुझे अपना वारिस करार दिया था और मुझ पर संपूर्ण विश्वास जताते हुए वो वसीयत मुझे ही सौंप दी थी। रंजीत की असली वसीयत क्योंकि मेरे पास थी, इसलिए मैं जानती हूं कि वो दूसरी वसीयत नकली थी। तो असली वसीयत आपके पास थी? हाँ। रंजीत की मौत के बाद मुझे लगा था कि वो वसीयत मेरे पास उसके सोल बेनिफिशियरी के पास होना गलत निगाहों से देखा जा सकता था। तब मैंने महसूस किया था कि बेहतर होगा कि अगर वसीयत रंजीत की स्टडी से उसके कागजात में से बरामद होती। तो इसलिए आप कल रात मकतूल की स्टडी में गई थी? इसलिए भी और उस दूसरी वजह से भी जो मैंने बयान की। हम्म। और अब देखिए कि ये शख्स क्या कहता है। क्या कहता हूं मैं? सुनील बोला। तुम नहीं कहते, तुम्हारा बड़बोलापन कहता है। अभी और वसीयत का जिक्र करके एक तरह से तुमने अपने जुर्म का इकबाल किया है कि जब मैं स्टडी में थी तब उसके खुले दरवाजे में से तुम मेरे पर निगाह रखे थे। अब इस बात से मुकर कर दिखाओ। क्यों दिखाऊं? हकीकत से मुकरना तो मेरा कारोबार नहीं। यानी कि कबूल करते हो कि तुम मेरे पर निगाह रखे थे? निगाहें मैं नौजवान लड़कियों पर रखता हूं आंटी जी। अलबत्ता वॉच कर रहा था मैं आपको। ये लीजिए। लीलावती विजेता के से स्वर में प्रभुदयाल से बोली। अब और क्या चाहिए आपको? प्रभुदयाल ने उलझनपूर्ण भाव से सुनील की तरफ देखा। ये मुझे वॉच कर रहा था, लीलावती बोली। मेरे वहां से जाते ही ये स्टडी में दाखिल हुआ। इसने दराज के तले पर से जाली वसीयत बरामद की और शायद उसे नष्ट कर दिया। आपने देखा इसे वसीयत बरामद करते? ये बात देखे बिना भी जानी जा सकती है। कैसे? भाई, एक चीज अभी कहीं थी, अभी नहीं थी, तो वो वहां से जादू के जोर से तो गायब हो नहीं गई थी। प्रभुदयाल ने सहमति में सिर हिलाया। इंस्पेक्टर साहब, इस शख्स के किसी करतूत के अंदेशे से आज सुबह मैंने दराज के तले को चेक किया था। जाली वसीयत वहां नहीं थी। इस बात में अब आप ये बात जोड़िए कि पिछली रात जब खुद आप स्टडी में गए थे तो वहां कौन आपको राइटिंग डेस्क के सामने कुर्सी पर बैठा मिला था? सुनील, जो कि वहां सोया पड़ा था। लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि सोया नहीं पड़ा था। खुद को रंगे हाथों पकड़ा जाता पाकर सोने का बहाना बना रहा था। और ये तब वहां मौजूद था जबकि मुझे वहां से गए मुश्किल से 10 मिनट हुए थे।
अब आप बताइए कि ये 2 जमा 2 जैसा आसान जवाब है या नहीं, कि नकली वसीयत इसने वहां से निकाली थी? प्रभुदयाल ने कई क्षण अपलक सुनील की तरफ देखा। फिर वो बोला, बोलो। क्या बोलूं? बेबे से बोल। रमाकांत बोला, हाथी का खंडाला। आप चुप रहिए। चुप ही है मालको। सुनील, मैडम ने जो अभी कहा उसकी बाबत तुम क्या कहते हो? कुछ नहीं। तुमने खुद कबूल किया कि तुमने वसीयत चुराई थी। मैडम के दावे के मुताबिक अगर मैंने कोई जाली वसीयत चुराई थी और उसे नष्ट कर दिया था, तो इस बात से इन्हें खुश होना चाहिए या तड़प कर दिखाना चाहिए। नष्ट नहीं किया होगा तो छुपा लिया होगा, गायब कर दिया होगा। किस लिए? क्या पता किस लिए। एक फसादी आदमी के फसाद का क्या पता लगता है? लेकिन ये पता लग गया आपको कि मैं फसादी आदमी हूं। लीलावती ने मुंह बिचकाया। तुम इधर मेरे से बात करो रिपोर्टर साहब। प्रभुदयाल सख्ती से बोला। ये सब जो तुम कह रहे हो, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने तुमसे एक सीधा सवाल किया है, उसका सीधा जवाब मुझे चाहिए। तुमने अभी खुद कबूल किया कि तुमने वसीयत चुराई है। से यस और नो। खामखा। मैंने ऐसा कुछ कबूल नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कबूल किया है कि मैंने मॉडम मैडम को वॉच किया था। मुझे पुड़िया देने की कोशिश ना करो। आप भी मुझे जुबान देने की कोशिश ना करें। मैं पूछता हूं, वसीयत कहाँ है? कौन सी वसीयत? जिसका अभी मैडम ने जिक्र किया है। जिसने जिक्र किया है उससे पूछो। वसीयत तुम्हारे पास नहीं है? मेरे पास इनके बयान से मैच करती कोई वसीयत नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। ये कहती हैं कि जाली दस्तावेज मेरे कब्जे में है। मेरा जवाब है कि नहीं है। रिपोर्टर साहब, यह लिफाफेबाजी नहीं चलेगी। चलेगी। आज तक चली है तो अब क्यों नहीं चलेगी? मेरे साथ नहीं चलेगी। भाई बाप, आपके साथ तो कभी नहीं की मैंने लिफाफेबाजी। इस वक्त तो बराबर कर रहे हो। वहम है आपका। देखो तुम, सब सवाल मेरे से ही पूछोगे, लीलावती से कुछ नहीं पूछोगे? क्या? लीलावती आंखें निकालती बोली। लीलावती, उसकी तरफ निगाहें उठाए बिना पूर्वतः प्रभुदयाल से संबोधित होता सुनील बोला। लीलामय, लीलावती, इससे कुछ नहीं पूछोगे? इनसे क्या पूछूं? प्रभुदयाल बोला। सबसे पहले तो यही पूछो कि रंजीत महाजन की मौत से 24 घंटे पहले क्यों इन दोनों ने इरादतन एपिकाक्वाना खाकर आर्सेनिक पॉइजनिंग के नकली लक्षण पैदा किए थे। महाजन के कत्ल से पहले क्यों इन्होंने ये ड्रामा रचा था कि वैसे ही इनके कत्ल की भी कोशिश की गई थी। तुम कौन होते हो ऐसे सवाल पूछने वाले? भूपेंद्र गुस्से से बोला। मेरे लाल, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मैं इंस्पेक्टर साहब को राय दे रहा हूं कि वो ये सवाल पूछें। राय भी क्यों दे रहे हो? यूं मेरी मदर को हलकान करने का आखिर तुम्हें क्या अख्तियार है? मुझे नहीं मालूम कि इस सवाल के पूछे जाने का ख्याल से ही मैडम हलकान हो गई हैं। नहीं नहीं, वो हड़बड़ाए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है? ये जो बोलेंगी इंस्पेक्टर साहब को बोलेंगी। कब? बाद में। अभी तो ये तुम्हारी खबर तो ले लें। मेरी खबर अखबार में छपती है, सब जने पढ़ना। अभी बंदा चला। आओ रमाकांत। नहीं। तत्काल प्रभुदयाल बोला। तुम अभी नहीं जा सकते। क्यों? अभी पूछताछ मुकम्मल नहीं हुई। तो सुनो, जैसे इन माँ बेटों को मेरी मौजूदगी में कोई सवाल पूछे जाने से इंकार है, वैसे मुझे भी इनकी मौजूदगी में तुम्हारे किसी पूछताछ से इंकार है। और अब अहम सवाल ये घड़ी इस घड़ी ये नहीं है कि मैंने क्या किया, कुछ किया भी या नहीं। अहम सवाल यह है कि पॉइजनिंग की असली वारदात से 24 घंटे पहले इन दोनों ने पॉइजनिंग की नकली वारदात का वाकया किया। ये वो लाख रुपए का सवाल है जिसके सामने तुम्हारे मौजूदा तमाम सवाल। अगर तुमने इन अगर तुमने फौरन इसका जवाब हासिल करने की कोशिश न की, तो इस बाबत माँ बेटा आपस में कोई खुसर फुसर कर लेंगे, अपने वकील से मशवरा करके कोई स्टोरी सेट कर लेंगे।
मुझे मेरा धंधा सिखाने की कोशिश ना करो। मैं ऐसी कोशिश कभी नहीं करता जिसकी कामयाबी पर मुझे शक हो। इंस्पेक्टर साहब, लीलावती बोली, ये आपको बातों में उलझाकर यहां से खिसकने की कोशिश कर रहा है। आप इसे ऐसे न जाने दीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से वो नकली वसीयत इस घड़ी भी इसके पास हो सकती है। मैडम के मुंह को जुलाब लगा है। शट अप। तुम्हारे पास वसीयत है? प्रभुदयाल बोला। नहीं। मैं तुम्हारी तलाशी लूं तो तुम्हें कोई एतराज होगा? सख्त एतराज होगा। ऐसा कुछ करना है तो पहले जाकर मेरे खिलाफ कोई केस, कोई एफआईआर दर्ज कीजिए और फिर ऐसी कोई जरूरत दिखाइए। ऐसा? आंखें निकालता प्रभुदयाल बोला। जी हाँ, ऐसा। हेकड़ी हर जगह नहीं चलती, हर बार नहीं चलती, इसलिए ऐसा। मैं तुम्हारे जवाबों से संतुष्ट नहीं। मैं आपके सवालों से संतुष्ट नहीं। क्या खामी है मेरे सवालों में? वो गैर जरूरी तो हैं ही, बेबुनियाद भी हैं। इस वक्त जरूरी और अहम तरीन सवाल वो है जो आपको एपिका कुआना की बाबत इन दोनों से पूछने चाहिए। इनके उस बाबत कोई नई कहानी घड़ लेने से पहले पूछने चाहिए। पहले पहला काम कीजिए बंदा नवाज। आपने जो मेरे से पूछना है उसके लिए मैं कल सुबह आपके ऑफिस में हाजिर हो जाऊंगा। प्रभुदयाल कुछ क्षण हिचकिचाया, फिर उसने सहमति में सिर हिला दिया। सुनील ने चैन की सांस ली। आओ, प्रभुदयाल मां बेटे से बोला। रुखसत होने से पहले भूपेंद्र ने अग्नय नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। गुड नाइट माय फर्स्ट बॉर्न, सुनील बोला, एंड गुड नाइट टू योर मॉम ऑल्सो। आई मस्ट एडमिट आई मस्ट एडमिट इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। Sorry. And good night to your mom also, who I must admit is a perfect gentleman. क्या? लीलावती भड़क कर बोली। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सब वहां से रुखसत हो गए। पीछे सुनील ने चैन की लंबी सांस ली। उससे भी लंबी सांस फ्रैंकी ने ली। सोफिया ने फ्रैंकी की बांह पकड़ी और उसे लगभग घसीटती हुई भीतर को ले चली। सुनील और रमाकांत वापस अपनी टेबल पर आ बैठे। जौहरी को उसके चमचे बार पर ले गए थे। प्यारे, रमाकांत बोला, बहुत हड़काया आज तो तुमने इंस्पेक्टर के घोड़े को। मुझे तो लगता था कि तुम्हें हिरासत में लेके ही मानेगा। मुझे भी लगता था यार, सुनील बोला। बड़ी मुश्किल से जान छूटी। बेबे ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुम्हारा काफिया तंग करने में। जब भी तुमने उसकी तरफ उंगली उठाई उसने हर बार उसे वापस तुम्हारी तरफ मोड़ दिया। हाँ यार, मैन तो तूने उसे ठीक पहचाना था। जेंटल क्यों कहा? सुनील हंसा। रमाकांत ने भी हंसी में उसका साथ दिया। पर वो विगन सब मजा मिट्टी कर गया, रमाकांत बोला। सुरूर की खीर में उबाल आना शुरू हुआ ही था कि मक्खी पड़ गई। अब नए सिरे से शुरू करना होगा। ओए, इधर आ ओए। उसने करीब खड़े वेटर को पुकारा। की ना है तेरा? वेटर करीब आया। सबसे पहले वाटरा लेके आ, रमाकांत ने हुक्म दिया। उसके बाद केंकड़े ला, फिशा ला, और जो कुछ भी है ले आ। यस सर। वाटरा पहले ला। ऐसे गोली की तरह ला है जैसे गोली तेरे पीछे लगी हुई हो। अभी यहीं खड़ा है, गया नहीं। अभी यहीं खड़ा है, गया नहीं। वेटर तत्काल पानी लेकर आया। शाबाश है। रमाकांत जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल के नए पैक तैयार करने लगा। वाटरा? सुनील की भवें। आहो, रमाकांत बोला। वाटर नहीं? नहीं, वाटरा। वजह? भाई हम पंजाबी होते हैं, हमारा हर काम बहुवचन में होता है, अतिशयोक्ति अलंकार के साथ। अब देख, तू सिगरेट पीता है, मैं सिगरेटा पीता हूँ। तेरी मदर घर आती है, मेरी मदरा घर आती है। तेरी तबीयत खुश हो जाती है, हम मेरी तबीयतां ग्लैड होती हैं। तू एक अदद है, मैं फौजा हूं। समझा? नहीं। तेरियां किस्मता। ले ठूठा पकड़, फिर से चीयर बोल। चीयर्स। यारा नाल बहारा, मेले मित्रा दे, जिंदा रहे। वेटर बाकी का ऑर्डर भी सर्व कर गया। रमाकांत, सुनील गंभीरता से बोला, मुझे एक शक हो रहा है। क्या?
कहीं हम उस औरत की ज़हनी कुव्वत को कम करके तो नहीं आँक रहे? जेंटलमैन की बात कर रहा है? लीलावती की? हाँ, क्या कहना चाहता है? मुझे लगता है वो मेरी कल्पना से कहीं ज़्यादा चालाक है। कल उसने मेरे लिए एक जाल फैलाया था, जिसमें मैं बड़े आराम से जा फँसा था। क्या कहना चाहता है? ये कि हो सकता है कि कल रात उसने महाजन की स्टडी का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लेने की जगह जानबूझकर खुला छोड़ा हो, ताकि मैं उसे वसीयतों की हेर-फेर करते देख लेता। मैं उसे एक वसीयत प्लांट करते और दूसरी छुपाते देखता तो स्वाभाविक तौर पर कूदकर इस नतीजे पर पहुंच जाता, जैसे कि मैं पहुंचा, कि जो वसीयत वो छुपा रही है वो असली थी। अब फर्ज करो कि वो वसीयत जो कि मेरे पास है नकली निकलती है। क्या? अब इसमें इस हकीकत को जमा करो कि महाजन के शेयर सर्टिफिकेट की अपने नाम ट्रांसफर दिखाने के लिए उस पर मैंने महाजन के नकली साइन बनाए। अब इसमें ये हकीकत और जमा करो कि महाजन चाय पान के उस दौर में जहर का शिकार हुआ जिसमें हम भी शरीक थे। ओए काका बल्ली, इन सारी बातों को घोट कर तो वो तेरा कदरदान मेहरबान इंस्पेक्टर जो नतीजा निकालेगा, वो तो तेरे लिए बहुत खतरनाक होगा। हाँ, यही वो बात है जो मेरा पुलंदा बांधे दे रही है। प्रभु दयाल अभी तो पीछा छोड़ गया, लेकिन छोड़े रहने वाला नहीं है। यार, ऐसे मामलात में जमानत तो हो जाती है ना? जमानत? किसकी? भाई, मैं तेरी फिक्र कर रहा था। शाबाश। लगता है खास तुम्हारे लिए किसी शायर ने कहा है कि हो ये दुश्मन जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। रमाकांत एक बड़े धूर्त भाव से एक आंख दबाकर हंसा। मैं एक बात कहूं मित्र प्यारे? क्या? हम हर बात का जिक्र कर रहे हैं। हम में मैं हर किसी को, पुलिस वालों को भी शुमार करके कह रहा हूं, लेकिन नर्स का जिक्र कोई नहीं कर रहा। आखिर उसके भी तो कत्ल की कोशिश हुई। उस पर भी तो आधी रात को किसी ने गोली चलाई थी। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मतलब क्या हुआ इसका? नर्स से किसी को क्या अदावत हो सकती है? वो तो न 3 में है न 13 में। दुरुस्त। इसका एक ही मतलब हो सकता है। क्या? ये कि ये नतीजा ही गलत है कि उसे मार डालने की कोशिश की गई थी। तो फिर किसी ने गोली क्यों चलाई उस पर? पहचान लिए जाने से बचने के लिए। कोई बाहर रोज गार्डन के आगे की फैंसी दीवार के करीब था। नर्स को उसकी भनक लग गई। टॉर्च जलाकर वो उस शख्स को उसकी रोशनी के दायरे में लेने को आमादा थी, जबकि उसने गोली चलाई थी। क्यों चलाई थी? नर्स को उसके इरादे से रोकने के लिए, ना कि उसको शूट करने के लिए। अच्छा। हाँ, रात के अंधेरे में जलती टॉर्च उसके हाथ में थी। गोली चलाने वाले के लिए इससे बेहतर और आसान टारगेट और क्या हो सकता था? वो टॉर्च पर गोली चलाता तो वो नर्स की छाती में जाकर लगती, लेकिन गोली उसके सिर के ऊपर से गुजरी। क्यों गुजरी? क्योंकि उस शख्स को नर्स को गोली मारने की कोई मंशा नहीं थी। अब देखो, जो गोली चली उसका नतीजा क्या निकला? नर्स ने फौरन टॉर्च बुझा दी और खिड़की से परे हट गई। और वो शख्स पहचान लिए जाने से बच गया। एग्जैक्टली exactly। दम तो है तेरी बात में, लेकिन वो शख्स रोज गार्डन में कर क्या रहा था? रोज गार्डन में नहीं। वो शख्स रोज गार्डन में होता तो दीवार की वजह से नर्स को दिखाई ही ना दिया होता। तो कहाँ? दीवार के पास। उसके रोज गार्डन से बाहरले रुख के पास। क्यों? एक ही जवाब मुमकिन है। क्या? उस दीवार में कोई भेद है? अच्छा। उस शख्स के बारे में मनसुख केडिया का ख्याल था कि वो महाजन के कत्ल के इरादे से आया था। महाजन को भी इस ख्याल से इत्तेफाक था, लेकिन हो सकता है कि वो शख्स किसी और ही फिराक में हो, इसलिए दीवार का जिक्र कर रहा है। हाँ, जिसमें तेरे ख्याल से कोई भेद है। हाँ। क्या भेद है? देखें तो पता चले। तभी अर्जुन वहां पहुंचा। नमस्ते गुरुजी। वो चहका। नमस्ते जनाब। और नमस्ते कक्काबल्ली, की हाल है तेरा? रमाकांत बोला।
बढ़िया सर जी, अर्जुन बोला। उसने ललचाई आंखों से मेज पर निगाह दौड़ाई। अभी और बढ़िया हो जाएगा ना गुरुजी? बैठ, सुनील बोला। शुक्रिया। तेरी सूरत से लगता है कि कामयाब होके लौटा है। कामयाब होके और शाबाशी का हकदार बन के। शाबाशी? जो मुझे अभी मिलेगी? क्या पिएगा? आपकी जबान से बोलूं? बोल। जो मिल जाए। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ये मेरी जुबान है तो सही, वरना मुझे ना आती होती। सुनील हंसा। रमाकांत ने उसके लिए पैक बनाया। सबने चीयर्स बोला। फिर अर्जुन ने एक किताब पेश की। ग्रेटेस्ट स्कैंडल स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड। रमाकांत उचक कर उसके टाइटल पर से पढ़ता हुआ बोला। अ गैलरी ऑफ इंटरनेशनल स्कीमर्स, स्विंडलर्स, स्काउंड्रल्स, ऑल इन वन वॉल्यूम। क्या कहने। टॉप के लुच्चों, हरामियों, उठाईगिरों की बायोग्राफी जान पड़ती है। क्या किस्सा है मोतियां वालों। मकतूल महाजन ने अपनी संपत्ति की एक आइटम का अपनी वसीयत में जिक्र किया था, जिसकी उसके दुश्मनों को बड़ी शिद्दत से तलाश थी। वो आइटम वो 20 मूर्तियां ही होंगी जो उसने हर किसी से कहीं छुपा कर रखी हुई थी। उसकी बाबत उसने मेरे लिए ये इशारा छोड़ा था कि उस आइटम के अते पते का उसकी जन्म तिथि और ग्रेटेस्ट स्कैंडल स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड से गहरा रिश्ता था, जो कि उसके राइटिंग डेस्क के दाईं ओर के बीच के दराज में मौजूद थी। ये किताब। कल दोपहर को शेयर सर्टिफिकेट की तलाश में जब मैं महाजन की स्टडी में गया था, तो इस किताब के साइज की ही ऐसी ही एक स्लेटी रंग की पक्की जिल्द वाली एक डायरी पर चढ़ी मिली थी। मेरा सवाल है, डायरी पर इस किताब की डस्ट जैकेट का क्या काम? ऐसा गलती से हो गया होगा। तू डायरी की जिल्द इस किताब की जिल्द जैसी बताता है तो जरूर महाजन ने ही गलती से या बेध्यानी में डस्ट की जैकेट को डस्ट जैकेट को डायरी पर चढ़ा दिया होगा। क्या जानबूझकर? जानबूझकर क्यों? ताकि कोई देखे तो डायरी को किताब समझे। डायरी थी कैसी? किसकी थी? पता नहीं किसकी थी, उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ था। महाजन की होगी। वो सन 99 की डायरी थी और तकरीबन खाली थी। कॉपी की तरह इस्तेमाल करने के लिए रख छोड़ी होगी। पुरानी डायरी खूबसूरत हो, मजबूत हो तो लोग बाग करते हैं ऐसा। रात को जब मैं लीलावती के बाद स्टडी में गया तो किताब की डस्ट जैकेट चढ़ी वो डायरी अपनी जगह पर नहीं थी। तेरा ख्याल है कि उसे लीलावती ले गई? हाँ, ले गई होगी। किताब समझकर पढ़ने के लिए ले गई होगी। क्या बड़ी बात है। या उसने उसे किताब ही समझा होगा और वो उसे इसलिए ले गई होगी कि उसका उस वसीयत में जिक्र था जो कि उसने दराज के तले में छुपाई थी। हो सकता है। काका बली। लेकिन नहीं भी हो सकता। देखा तो तूने था नहीं। तूने उसे किताब चुराते देखा तो था नहीं तूने उसे किताब चुराते। वो तो है। कल स्टडी में तेरे दो फेरों के बीच हो सकता है कोई और वहां गया हो और किताब वो ले गया हो। किताब या डायरी? अगर डायरी तो उसे किताब समझकर पढ़ने के लिए। और किस लिए? शायद वो इशारा समझने के लिए जो बाकलम महाजन उसमें छुपा हुआ था। लेकिन तू तो कहता है कि डायरी तकरीबन खाली थी। तो किताब में। इसलिए तूने किताब मंगवाई? हाँ। हम्म। रमाकांत कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला। वीर मेरे, फर्ज कर लीलावती ने वो किताब या डायरी या किताब समझकर डायरी इसलिए चुराई क्योंकि वसीयत में उसका जिक्र था। वसीयत उसने जरूर पढ़ी होगी। तभी उसे इस टाइटल की ग्रेटेस्ट स्कैंडल स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड की खबर होगी। खबर थी तो भला क्यों वो इसे दराज में छोड़ती। दुरुस्त। अब सवाल यह है कि क्या मकतूल का नामो निहाद इशारा समझ गई होगी वो या उसका कतूरा। या वो वकील का कूड़ा।
अब सवाल ये है कि क्या मकतूल का नाम और निहाद इशारा समझ गई होगी वो या उसका कतूरा, या वो उसका वकील का घोड़ा? अच्छा सवाल है। लो, कहता है अच्छा सवाल है, जैसे मैंने सवाल की कोई शाबाशी मांगी हो। ओए, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर वो लोग इशारा समझ गए होंगे, तो फिर तो वो आइटम गई। वो तो है। आइटम? 20 मूर्तियां? और क्या होंगी? वो बेशकीमती हैं और उन पर काबिज होने के लिए अपनी जिंदगी में उसने खुद ही बताया था, उसके दुश्मन तड़प रहे थे। ठीक। अब ये बता काका बली, अगर इस किताब में छुपा इशारा वो लोग समझ सकते हैं, तो तू क्यों नहीं समझ सकता? तुम क्यों नहीं समझ सकते? भाई माँ सदके, यही मतलब था मेरा। तू और मैं क्या दो हैं? हम क्यों नहीं समझ सकते? जरा किताब इधर कर। सुनील ने किताब उसे थमाई। रमाकांत बड़ी संजीदगी से उसके पन्ने पलटने लगा। कैसे मिली? सुनील ने अर्जुन से पूछा। काफी भटकना पड़ा होगा। सच बोलूं गुरुजी? हाँ। खता माफ करा के बोल रहा हूँ। अब बोल भी तो सही। किताबों के जिस पहले शोरूम में गया था वहीं मिल गई थी। क्या? तो फौरन खबर क्यों ना की, जैसे कि मैंने ताकीद की थी? फौरन खबर करता, वो धूर्त भाव से ऐसा, तो ऐसी शाबाशी कैसे मिलती? लानत है। अब ये ज्यादती है आपकी। जब खता माफ कर दी तो लानत भेजने का क्या मतलब? यही किताब मैं रात के 12 बजे बकौल आपके, जबकि मौत का नक्कारा बजे, पेश करता, तो क्या आप ज्यादा खुश होते? लगा रहे, लगा रहे। मेरे पतीले का ढक्कन तरक्की करेगा। अर्जुन हंसा। ये किताब आज की नहीं है, रमाकांत बोला। इसकी प्रिंटिंग हिस्ट्री बताती है कि ये सबसे पहले सन 1975 में छपी थी, यानी कि आज से 27 साल पहले। मकतूल की उम्र क्या थी? 54 साल। 27 का दूना 54 होते हैं। तो तो तू बता। तो कुछ नहीं, ये महज इत्तेफाक है कि मकतूल की उम्र किताब की उम्र से दुगनी है। और फिर मकतूल ने इस किताब का अपनी उम्र से नहीं, अपनी जन्म तिथि से रिश्ता जोड़ा था। जन्म तिथि? वो मालूम है तेरे को? इत्तेफाक से मालूम है, आज शाम को ही मालूम हुई। 27 जनवरी। तो समझ ले किताब का तारीख से कोई रिश्ता है। क्या रिश्ता है? तुम बताओ, आखिर बड़े पापा जी हो। और मैं बता तो देता, लेकिन पता क्या है? क्या है? बताने बताने में मेरा नशा उतर जाएगा। दरअसल ऐसे सिर खपाई के काम मैं दिन में 2:30 से 3 के बीच करता हूँ। इसलिए इधर करो किताब। कुछ सूझा लगता है? इसे पृष्ठ संख्या 27 पर खोलो। क्या है 27वें पृष्ठ पर? कोई वैसी स्कैंडल स्टोरी है जैसी स्टोरीज की ये किताब है। पेरिस के म्यूजियम से लाखों डॉलर कीमत की किसी पेंटिंग की चोरी से ताल्लुक रखती है ये कहानी। शीर्षक है आर्ट थीफ, यानी कि कला का चोर। पढ़ के सुनाऊं? मुझे दिखाओ, मैं खुद पढ़ लेता हूँ, तुम्हारा नशा उतर जाएगा। वो तो है, इतनी मेहनत से तो चढ़ाया है। ले पकड़। सुनील ने किताब लेकर वो कहानी पढ़ी। इस कहानी का लब्बो लुबाब ये है, आखिर में सुनील बोला, कि पेरिस के एक आर्ट म्यूजियम में जर्मनी के एक प्राइवेट कलेक्टर से प्रसिद्ध पेंटिंग विंसेंट वैन गॉग की एक दुर्लभ कलाकृति पतझड़ खरीदी थी, और लाखों डॉलर की उस पेंटिंग को आर्ट म्यूजियम में सजा दिया था। एक हफ्ते बाद एक कोई बड़ा आर्ट क्रिटिक उस पेंटिंग को देखने आया तो उसने फतवा दिया था कि वो पेंटिंग नकली थी, जबकि म्यूजियम के खुद के कला पारखियों ने उस पेंटिंग को खूब ठोक बजाकर जांच परख कर खरीदा था। लेकिन उस आर्ट क्रिटिक को भी झूठा करार नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि सारी दुनिया में उसकी परख प्रमाणिक मानी जाती थी। म्यूजियम वालों ने खुद उस पेंटिंग को फिर से परखवाया तो उन्हें कबूल करना पड़ा कि वो नकली थी, और उसे हाल में ही पेंट किया गया था। कैसे परखवाया? कैसे जाना? इसमें लिखा है कि ओल्ड पेंटिंग्स की उम्र निर्धारित करने का बड़ा साइंटिफिक तरीका होता है, जिसके तहत पेंटिंग पर से पेंट का नमूना ले लिया जाता है
और उसे एक्सरे और अन्य उपकरण से परखा जाता है, तो ये निर्विवाद रूप से निर्धारित हो जाता है कि पेंट नया है या पुराना। पुराना है तो कितना पुराना है, यानी कि कलाकार के कला साधना के सक्रिय काल जितना पुराना है या नहीं। कलाकार 150-200 साल पहले का हो तो कलाकृति का पेंट भी 150-200 साल पुराना साबित होना चाहिए। हाँ, परख पर उस पेंटिंग का पेंट ताजा तरीन निकला था, जबकि खरीद के वक्त वो ही पेंट 140 साल पुराना साबित हुआ था। कैसे हुआ ये करतब? म्यूजियम वालों का तो यही कहना था कि जर्मनी से फ्रांस पहुंचते पहुंचते रास्ते में किसी करिश्माई तरीके से असल पेंटिंग उड़ा ली गई थी और उसकी जगह नकली पेंटिंग रख दी गई थी। ओह! म्यूजियम वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने म्यूजियम से फौरन उस पेंटिंग को दफा कर दिया था। लिखा है कि उन्होंने $10,000 में उस पेंटिंग को एक ऐसे डीलर को बेच दिया था जो कि ओल्ड मास्टर्स की प्रसिद्ध पेंटिंग्स की आजकल के आर्ट स्टूडेंट द्वारा बनाई अनुकृतियों का ही कारोबार करता था। नकली पेंटिंग की भी इतनी कीमत होती है? वो ऐन असल जैसी लगती हैं इसलिए। मालको, ये कहानी ठगों के कारनामों की किताब में छपी है तो असल में मामला चोरी का तो नहीं होगा, कोई ठगी ही हुई होगी। दुरुस्त। म्यूजियम के अपने डिटेक्टिव्स ने जब केस की तफ्तीश की थी तो ये नतीजा सामने आया था, जर्मनी और फ्रांस के रास्ते में कहीं पेंटिंग्स की अदला बदली हुई होना नामुमकिन था। वो पेंटिंग बैंक के वॉल्ट से भी मजबूत एक ऐसी बख्तरबंद गाड़ी में ढोई गई थी जिसके साथ 4 एस्कॉर्ट कारें चल रही थी, जिनमें क्रैक शॉट कमांडोज मौजूद थे और जिनकी निष्ठा पर शक नहीं किया जा सकता था। तो अदला बदली कहाँ हुई? म्यूजियम में? म्यूजियम में ऐसा हो पाना और भी मुश्किल था, बल्कि असंभव था। असंभव था कि कोई 4 फुट गुणा 6 फुट की नकली पेंटिंग म्यूजियम में लाया हो, उसने उसे असली पेंटिंग की जगह टांगा हो और असली पेंटिंग लेकर चलता बना हो। तो फिर कैसे चुराई गई पेंटिंग? नहीं चुराई। क्या मतलब? बाद में वो शख्स पकड़ा गया था जिसका कि सब किया धरा था। कौन था वो? कोई आनन फानन रईस हो जाने का तमन्नाई लेकिन निहायत जहीन एक आर्ट स्टूडेंट। क्या किया था उसने? कैसे किया था? सुनो, वो म्यूजियम हफ्ते में 5 दिन सोम से शुक्र तक खुलता था। वहां आर्ट स्टूडेंट्स को मास्टर पेंटिंग की अनुकृतियां तैयार करने की इजाजत होती थी। अपने रंग रोगन के साथ वो शुक्रवार को म्यूजियम में गया था और शाम को म्यूजियम बंद होने के वक्त वहां से रुखसत होने की जगह वहीं कहीं छुप गया था। आइंदा 2 दिनों में उसने पतझड़ के ऊपर अपने पेंट से ऐन वही दृश्य अंकित कर दिया था जो कि इसमें था। क्या? असली पेंटिंग पर नकली पेंटिंग पोत दी? हाँ, लेकिन धुल सकने वाले रंगों से। बाद में जब असली पेंटिंग नकली साबित हो गई, उसे $10,000 में बेच दिया गया तो उसने वो पेंटिंग $12,000 में खरीद ली और उस पर से कच्चे रंग उतार दिए। यूं लाखों डॉलर की पेंटिंग चौकस उसके कब्जे में आ गई। कमाल है भाई। आगे खता उसने इस बात से खाई कि इतनी कीमती पेंटिंग किसी फैंस को बेचने की जगह उसने उसे खुद सीधे एक आर्ट कलेक्टर को बेचने की कोशिश की, ताकि ज्यादा से ज्यादा बड़ी रकम उसके पल्ले पड़ जाती। उसकी बदकिस्मती से वो आर्ट कलेक्टर जेन्युइन आर्ट लवर निकला, लिहाजा उसी ने पेंटिंग की खबर आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर तक पहुंचा दी। नतीजतन वो आर्ट स्टूडेंट गिरफ्तार हो गया और पेंटिंग वापस म्यूजियम में पहुंच गई। प्यारे, वो कुछ भी कहो, तरकीब बढ़िया सोची उस छोकरे ने। तभी तो उसका कारनामा इस पुस्तक में शामिल किए जाने के काबिल समझा गया। बल्ले भाई। अब सवाल यह है कि इस कहानी से हमारे पल्ले क्या पड़ा? ₹1.25 लाख का सवाल है प्यारे। एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स लगाकर लोग बाग चेहरा छुपाने के लिए मुंह पर नकाब डालते हैं। अर्जुन बोला, ये तो नकाब छुपाने के लिए नकाब डालने जैसी बात हुई। नकाब पर नकाब? सुनील ने दोहराया। रमाकांत, लगता है मकतूल का इशारा मेरी समझ में आ रहा है। अच्छा। हाँ, बॉटम्स अप। वो तो कर देते हैं मालको, लेकिन क्यों? हम सुंदरबन चल रहे हैं। इस वक्त? हाँ, इस वक्त। क्या करने? दीवार देखने। ओ माँ, यही चीन की दीवार है।
ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखने की मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं ग्रेट वॉल ऑफ ग्रेट रंजीत महाजन देखना चाहता हूँ। लेकिन इस वक्त अगर तुम नहीं चलना चाहते तो मैं अकेला जा रहा हूँ। पर कमलिया मेला कोई दम ता ਇੱਥੇ बैठ किसी ने नहीं रहना। मेला कोई दमदा इत्थे बैठे किसी नहीं रहना। चलते हैं तेरे बड़े पापा जी। थैंक यू। मैं भी चलूंगा। अर्जुन बोला। क्यों? सुनील बोला। तू क्यों चलेगा? क्योंकि मेरी तो अभी दाढ़ भी गीली नहीं हुई, इसलिए जहां कुआं वहां प्यासा। ठीक है। मेजबान को बोल के चलेगा ना? रमाकांत बोला। नहीं, चुपचाप, वरना जाने नहीं देगी। चल फिर कर बॉटम अप। अगला दृश्य। 11:30 बजे के करीब वो सुंदरबन पहुंचे। कोठी में मुकम्मल सन्नाटा था। उसके बाहर विशाल कंपाउंड में जो थोड़ी बहुत रोशनी थी, वो आधे चांद की थी जो कि उस वक्त सिर पर दिखाई दे रहा था। खामोशी से वो फैंसी दीवार के करीब पहुंचे। दीवार के पार रोज गार्डन में भी मुकम्मल सन्नाटा था और कॉटेज सुनसान था। रमाकांत की फोर्ड एस्कॉर्ट से बरामद हुई छोटी सी टॉर्च की रोशनी सुनील ने दीवार पर डाली। रोशनी के दायरे में नृत्य की मुद्रा बनाए एक अप्सरा आई। ब्यूटीफुल, अर्जुन के मुंह से निकला। पीतल की है लेकिन सोने की जान पड़ती है। मिट्टी की है, सुनील बोला। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ऊपर से स्प्रे पेंट ऐसा किया हुआ है कि पीतल की लगती है। कमाल है। रोशनी का दायरा आगे बढ़ा। रोशनी का दायरा आगे बढ़ा। दायरे के साथ साथ सुनील भी आगे बढ़ा। यूं दीवार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसने 2 फेरे लगाए। 45 है, फिर वो बोला। गिनती का कोई मतलब है प्यारे हो? रमाकांत ने पूछा। सिवाय इसके कोई नहीं कि अगर ये 20 होती तो मैं कह सकता था कि हर चेहरे पर एक चेहरा था, हर नकाब पर एक नकाब था। 20? हाँ। अब कोई नकाब हटाए जाने पर मुमकिन है कि नीचे से नकाब ना निकले, चेहरा भी ना निकले। मोतियां वाले हो, कुछ कुछ समझ तो रहा हूं मैं तुम्हारी बात। अब मुझे जरूरत है एक हथौड़े की। हथौड़ा कहां से आएगा? या हथौड़े जैसी किसी चीज की? उधर एक पाइप का टुकड़ा पड़ा है, अर्जुन बोला। उठा के ला। क्या करेगा? रमाकांत ने पूछा। सुनील ने उत्तर ना दिया। अर्जुन ने पाइप लाकर सुनील को सौंपा। सुनील ने पाइप को कुछ क्षण अपने दाएं हाथ में तोला और फिर एकाएक उसका भरपूर प्रहार एक मूर्ति पर किया। अरे अरे, रमाकांत बौखलाए से बोला। ये क्या करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति की धज्जियां उड़ गई। सुनील ने टॉर्च की रोशनी ध्वस्त मूर्ति पर डाली। ये क्या किया? रमाकांत बोला। करके बताता हूं। उसने एक और मूर्ति पर वार किया। नतीजा पहले जैसा ही निकला। तू पागल हो गया है, रमाकांत बोला। तुझे चढ़ गई है। ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्यों ऐसा दीवानापन? सुनील ने एक और मूर्ति पर वार किया। एक टन की आवाज हुई। सुनील के मुंह से खुशी की किलकारी निकली। क्या हुआ? रमाकांत बोला। मेरी शक्ल ना देखो, दीवार को देखो। दीवार पर अब टूटी हुई मूर्ति को देखो तो पता चलेगा। टॉर्च मुझे दे। टॉर्च की रोशनी रमाकांत ने तीसरी टूटी मूर्ति टॉर्च की रोशनी में रमाकांत ने तीसरी टूटी मूर्ति का मुआयना किया। प्लास्टर ऑफ पेरिस के छिन्न भिन्न नकाब के नीचे से ठोस तांबे की एक मूर्ति झांक रही थी। रमाकांत हैरानी से कभी उसकी नई खोज को तो कभी सुनील की सूरत को देखने लगा। एक मिली, सुनील बोला। बाकी की 19 भी बाकी की प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों में से ही किन्हीं की ओट में है। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। बतौल मकतूल ढूंढने वालों ने कहां कहां नहीं ढूंढी ये मूर्तियां। तलाश में मेटल डिटेक्टर तक इस्तेमाल किया। ठीक कहा था उसने अपने दुश्मनों को। क्या? ढूंढते रह जाओगे? तूने तो ढूंढ निकाली। ऐसे ही नहीं ढूंढ निकाली, खुद मकतूल ने मदद की इसलिए ढूंढ निकाली। उसका इशारा काम आया जो कि हमने समझा। लेकिन स्टडी से वो किताब चुराने वाली लीलावती ने नहीं समझा। जाहिर है कि नहीं समझा।
वधिया। और जो हमने समझा वो सच पूछो तो अर्जुन की नकाब छुपाने के लिए नकाब डालने वाली बात से समझा। गुरुजी अगर ये शाबाशी है, अर्जुन चहका, तो इसे अपने लेजर में मेरे पन्ने पर क्रेडिट साइड में एंटर कर लेना। हमारी ये खोज अब उस शख्स की मंशा की भी पोल खोलती है जो 2 दिन पहले रात को प्रेत की तरह यहाँ विचार कर रहा था और शिनाख्त से बचने के लिए जिसने नर्स भावना सूद पर गोली चलाई थी। वो मूर्तियों की फिराक में था, रमाकांत बोला। महाजन के कत्ल की फिराक में नहीं। अब तो लगता है कि मूर्तियों की फिराक में ही था। महाजन ने खुद कहा था कि उसके दुश्मन मूर्तियों की तलाश में यहाँ की हर संभावित जगह कंगाल चुके थे। कोठी का, उसके अगले पिछले कंपाउंडों का, रोज गार्डन का, यहाँ तक कि कॉटेज का चप्पा चप्पा छान चुके थे। अब सोचो जरा, इनके अलावा कोई जगह यहाँ बाकी बची तो वो कौन सी हुई? ये दीवार, यकीनन ये दीवार। ये फैंसी मूर्तियों से सुसज्जित है और एक तरह से सजावटी आइटम है, शो पीस है। अब सोचो, किसे सूझने वाला था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की सजावटी मूर्तियों के पीछे वो असली बेशकीमती 20 मूर्तियां छुपी हुई थी जिनके बारे में मकतूल का दावा था कि दुश्मन लाख सिर ढूंढ ले वो उन्हें मिलने वाली नहीं थी। नहीं सूझने वाला था, लेकिन वो उस रात का राही अगर मूर्तियों के टो में यहाँ दीवार के पास मौजूद था, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आखिरकार सूझा। मेरे ख्याल से सूझा तो इसलिए नहीं सूझा कि उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के नीचे असली मूर्तियां छुपी होने की संभावना दिखाई दी, बल्कि इसलिए सूझा कि यहाँ यही वो एक जगह बाकी रह गई थी जिसे कि उसने टटोला नहीं। और इस काम के लिए वो आधी रात को निकला था। हाँ, और ये उसकी बदकिस्मती थी कि उस रात पॉइजनिंग की वारदात की वजह से घर में जाग हो गई। वैसा ना हुआ होता तो उसके काम में उसे डिस्टर्ब करने वाला कोई ना होता। कुछ पल्ले पड़ता उसके? क्या पता। या मकतूल की ये दानिशमंदी और दूरंदेशी भी काबिल गौर और काबिल तारीफ है कि जो 20 मूर्तियां उसने छुपानी थी उसके लिए 20 ही प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां उसने ना बनवाई, वो उसने दुगनी से ज्यादा बनवाई। ठीक। उस रात वो शख्स मेटल डिटेक्टर से ये लंबी चौड़ी दीवार ही जांचता परखता तो क्या हाथ आता उसके। और मूर्तियों की बाबत मकतूल इतना आश्वस्त था कि उसने खम ठोक कर ये चैलेंज उछाला था कि ढूंढते रह जाओगे। कॉटेज की तलाशी के वक्त कॉटेज की तलाशी के मामले में महाजन ने भूपेंद्र का नाम लिया था। क्या वो रात का राही हो सकता है? नहीं हो सकता। उस रात उस घड़ी भूपेंद्र तो कोठी में अपनी मां के साथ जहर का कथित शिकार होकर तड़प रहा था। तो फिर कौन था वो? क्या पता कौन था। पहचाना तो वो गया नहीं था। उस रात के बाद वो फिर क्यों ना लौटा? फौरन तो ऐसे कोई नहीं लौटता, लेकिन आखिरकार तो लौटेगा। कोई आ रहा है, एकाएक अर्जुन बोला। प्यारियो, लौट ही तो नहीं आया, रमाकांत बोला। टॉर्च बंद करो। रमाकांत ने हड़बड़ाकर जलती टॉर्च का स्विच ऑफ किया। इस वक्त यहाँ हमारी हैसियत भी चोर जैसी है। हम यहाँ पकड़े जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। ओह, अच्छा हुआ तुमने कार दूर खड़ी की और हम पैदल चलकर यहाँ पहुंचे। एक कार की रोशनी आयरन गेट की तरफ से प्रकट हुई और ड्राइववे के इर्द गिर्द पेड़ों पर पड़ी। सुनील दीवार से परे हटकर आगे बढ़ गया और ड्राइववे के किनारे के एक पेड़ के पीछे जा छुपा। रमाकांत और अर्जुन ने भी उसका अनुकरण किया। कार उनके सामने से गुजरी और थोड़ा आगे जाकर रुकी। उसकी हेडलाइट्स ऑफ हुई। सामने के दोनों दरवाजे खुले और बंद हुए। कौन होगा? श्श्श। तभी सोफिया की दबंग आवाज स्तब्ध वातावरण में गूंजी। फ्रैंकी, नाक की सीध में चलने का और भीतर पेंट्री पहुंचने का। यस हनी, फ्रैंकी की आवाज आई। मिस्टर महाजन को पॉइजन तुम्हारा करतूत से मेरा अलीशा दिया। आई कैनॉट इमेजिन, बट ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा आंता निकाल के तुम्हारे को उसका गार्लैंड पहनाएगा। हनी, तुम समझता नहीं, वो सब कंफ्यूजन में हुआ, अनजाने में हुआ। अलीशा ने किया या काले चोर ने किया, जानबूझ के नहीं किया। अनजाने में भी काहे, वो भी मिस्टर महाजन जैसे नोबल पर्सन के साथ। बट हनी, सब प्रॉब्लम तुम क्रिएट किया। ना तुम पॉइजन का पैकेट मेरे को दे ना सकता, ना वो पेंट्री में हो ना सकता, ना वो पेंट्री में हो ना सकता, ना शुगर पॉट में पॉइजन जा ना सकता। हनी, क्या पता मेरे वाला पैकेट उधर अनखुला
सेफ पड़ा हो, यही देखना मांगता। तुम अपना पैकेट पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? पहचानेगा। गुड। मार्च टू द पेंट्री। वो दोनों इमारत के साइड डोर पर पहुंचे। दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। प्रत्यक्षता उनमें से किसी के पास उस दरवाजे की चाबी थी। सुनील पेड़ की ओट से निकलकर इमारत की ओर बढ़ा। कहाँ चला? रमाकांत बोला। भीतर। मैं सोफिया से रेस्टोरेंट छोड़कर इतनी रात गए यहाँ आने की उम्मीद नहीं कर रहा था। भीतर पेंट्री में कोई हाई टेंशन ड्रामा स्टेज होने वाला है। हमें उसको मिस नहीं करना चाहिए। वो लपकते हुए साइड डोर पर पहुंचे। सुनील ने हैंडल घुमाकर दरवाजे को धक्का दिया तो उसे खुला पाया। तीनों भीतर दाखिल हुए। ये तुम्हारा पैकेट हो ना सकता? पेंट्री में से सोफिया की गुस्से भरी आवाज आई। यस हनी। ये ओपन है और देखो कितना खाली है। मेरा कोई मिस्टेक नहीं हनी, मैं तो बंद पैकेट इधर लाया जो कि। सुनील ने पेंट्री में कदम रखा। सोफिया घूमी। उसकी पहले सुनील पर और फिर रमाकांत और अर्जुन पर निगाह पड़ी। वाई मिस्टर सुनील? वह हैरानी से बोली। तुम इधर? ये जो पैकेट तुम्हारे हाथ में है, उसके सवाल को नजरअंदाज करता सुनील बोला, आर्सेनिक का है? यस। वो उधर शेल्फ पर चीनी का जार है। यस। उसके साथ ये आर्सेनिक का पैकेट पड़ा था? साथ तो नहीं बट नियर बाई, करीब होना सकता। तो एकाएक, तो इसका मतलब ये हुआ कि एकाएक पीछे से भड़ाक से पेंट्री का दरवाजा खुला। सबने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा। भीतर झेरी चौकी का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर कृपाराम दाखिल हो रहा था।